है, शाबाश। तो सर टाइम टेकिंग होगा इसमें सर, समय बहुत कंज्यूम करेगा ऑफलाइन बिल्कुल मोड में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा आप सभी लोग, थोड़ा सा यहाँ पे ये नोटिफिकेशन है यूजीसी नेट का, है ना। अगर आपको मैंने पहले ही बता रखा था कि अगर आप जाइएगा सरकारी रिजल्ट पर, वहाँ पे आपके सामने एक लिंक मिलेगा गवर्नमेंट का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि भाई ऑनलाइन आपको सबमिशन की डेट, फिर उसके नोटिफिकेशन, फिर उसके बाद टेलीग्राम व्हाट्सअप ग्रुप, इस तरीके से लिंक भी दिया रहता है उसमें। ठीक है, फिलहाल तो आप लोगों ने को मैं ये बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं इस समय यूजीसी नेट का है, जून 2024 का है। तो चार बातें इसमें मेन कही गई है। चार बातें कौन कौन सी हैं, एक बार मैं आप लोगों को एक बार दोबारा से यहाँ पे रिकॉल करवा देता हूँ ताकि आप सभी लोग समझ सके उसमें। पहली चीज़ तो ये इंपॉर्टेंट है कि यह 20 अप्रैल से फॉर्म भरा जा रहा है और 10 मई तक फॉर्म भरा जाएगा, ये बात आपको पता है। ठीक है, 10 मई तक फॉर्म भरा जाएगा। फीस को लेकर बात, जैसे कभी कभी क्या होता है फॉर्म भर दिया जाता है, फीस डिडक्ट नहीं होती है, फेल हो जाता है ऐसी कंडीशन पर। तो फीस की जो डेट रखी गई है 11 से लेकर 12 मई 2024 तक बेसिकली बताया गया है कि ये आपकी डेट दर्शाई गई है, लास्ट डेट। तो 12 मई आप मान के चलिए। और वैसे तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं तो 11 ही मई मान के चलिए बस, है ना। पर डे आप जो है प्रैक्टिस भी करते रहें कि ताकि सबमिशन हो जाए फीस का। फीस में थोड़ा सा बढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं ये जनरल के लिए है बेसिकली 1150 है, जिन बच्चों का जो बच्चे जनरल से होंगे उनका 1150 जाएगा। जिनका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस होगा, एनसीएल ध्यान रखिएगा एनसीएल है ये, वो 600 रुपये फीस पेमेंट करेंगे। और शेड्यूल कास्ट का हो गया यानी एससी हो गया, एसटी हो गए, और पीडब्ल्यूडी जिसको पीएच कहते हैं फिजिकल हैंडीकैप, उनकी 325 हो गई। पहले 275 हुआ करता था इसमें, तो ये आपकी 325 फीस रहेगी। ये है, मान लीजिए फॉर्म में अगर आपने कोई गलती कर दिया तो इसका फॉर्म का करेक्शन की डेट है 13 से लेकर 15 मई के बीच में, है ना। और एग्ज़ाम की डेट 16 जून से स्टार्ट होगा। अब सोशल वर्क बेसिकली लास्ट में ही हुआ है ना, मिड के बाद से ही। तो आप मान चलिए कि आपका 20 के बाद ही कहीं ना कहीं देखने को कुछ मिलेगा। ठीक है, एग्ज़ाम की डेट। कुल टोटल आपको 180 मिनट मिलेंगे, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी होगी। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, हालांकि हम लोगों ने यूनिट नंबर 1 को कवर कर लिया है, यूनिट नंबर 2 आज अभी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आप लोगों का। जैसे कि मेरे पास रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, है ना। उसकी पूरी डीप में पूरी इन्फॉर्मेशन है, हालांकि अनलिस्टेड वो पीडीएफ है, वीडियोज़ है वगैरह हैं। तो वो मैं अभी आप लोगों को ना, जैसे कि जो 2023 की है दिसंबर वाली क्लास की, 1 से लेकर 5 तक में बड़ी डीप में मैंने चर्चा किया है उसमें। हालांकि मैं बात करूंगा लेकिन मेन चीज़ों पर आप लोगों को फोकस अप करूंगा। लेकिन वहाँ पर अगर डीप में देखना चाहते हैं तो वहाँ पर आप जाके उस वीडियो का जो लिंक है उस पर क्लिक करके 1 से लेकर 5 तक की पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ईजिली आप वहाँ पे डिटेल देख सकते हो। जी कुछ कह रहे हो? बोल रहे हैं सर कि आपको जब क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो वो तो अब सबमिट नहीं होगा, जैसे ऑनलाइन तो सबमिट हो अरे जाता था। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आप निश्चिंत रहें, आ रहा हूँ। सर दिसंबर 23 वाले ग्रुप पे देखें तो मिलेगा 105 तक। मैं आपको भेजूंगा, अभी तो आपको मिल जाएगा बेसिकली वहाँ पे। ऑनलाइन मैंने ऑलरेडी कर भी रखा है, ग्रुप में डाल रखा है। 2024 वाले, 23 वाले नहीं 24 वाले मिलेगा ना, 24 का ग्रुप बना ठीक रखा है ठीक। मैंने। तो अभी मैं उस पर आप लोगों को एक बार दोबारा से रिसेंड करूँगा, है ना, वीडियोज़ को दोबारा रिसेंड करूँगा। अब एक चीज़ और ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे और भी आप लोगों ने देखा है और भी परिवर्तन, मैं उन परिवर्तनों के बारे में थोड़ा सा एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो एक तो कंफर्म हो गया आपकी डेट वगैरह को लेकर, फीस वगैरह बेसिकली बढ़ाई गई है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण हो गया है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ जी। सर ऑनलाइन होगा ना? नहीं ऑफलाइन पेपर होगा। सर इस बार ऑफलाइन होगा? ऑफलाइन होगा जी, अभी दिखा रहा हूँ, अभी सब दिखा रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। ओके सर। अब एक चीज़ और देखिए यहाँ पे, अगर आपका क्या होगा, अब रिजल्ट जैसे जब आता था ना तो पहले हम लोग कट ऑफ वगैरह देखते थे, उसमें जिस बच्चे का कट ऑफ आता था तो कट ऑफ के आधार पर निर्धारित होता था भाई अगर उसका जीआरएफ है तो ठीक है, और अगर जीआरएफ नहीं है तो अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नहीं तो वो फेल है। ऐसा हम लोग पहले देखते थे कट ऑफ के आधार पर। तो यहाँ पे आप क्या किया, इन्हें कैटेगरी बना दिया, 3 कैटेगरी शामिल किया। पहली कैटेगरी को कहा कि जो फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म में जीआरएफ होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी होगा और पीएचडी के लिए होगा। यदि ये बड़ा हाई कट ऑफ होगा, इसको मान के चलिए हाई कट ऑफ का मतलब मान के लिए 180 से, मैं एक अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ, 180 से 200 के बीच में होगा ये कट ऑफ।
इनके बीच में जो नंबर आने वाले हैं ये समझो तीनों जेआरएफ भी क्वालिफाई माने जाएंगे, यहाँ पे एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी माने जाएंगे और ये पीएचडी के लिए भी माने जाएंगे। 300 में से बेसिकली 200 का ये प्रक्रिया बेसिकली यहाँ पर मेंशन की गई है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा इस चीज़ को बड़ा ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे तीनों चीज़ें जो है यस यस में है। दूसरा कैटेगरी जब रिजल्ट आएगा तो थोड़ा सा इससे नीचे होगा, यानी मान चलिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, 180 से बिलो होगा, तो उसमें ना जेआरएफ तो होगा नहीं, उसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप हो सकते हो, पीएचडी भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो एडमिशन पीएचडी में भी ले सकते हो। तो ये दूसरा टाइप का एक बेसिकली रिजल्ट निकलेगा। एक दूसरा तीसरा कैटेगरी पे ओनली आपका पीएचडी एडमिशन के लिए होगा, नो जीआरएफ, नो असिस्टेंट प्रोफेसर, केवल आपका पीएचडी के लिए होगा, पीएचडी ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए होगा आपका ये थर्ड कैटेगरीज। अब इसमें थर्ड कैटेगरीज में क्यों पीएचडी कहा, मैंने आपको बता दिया। इस बार एक जो एलिजिबिलिटी डाल रखा ना वो 4 ईयर के लिए, जिसे 4 साल का होता है, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन किया है उन 4 साल में आपको 8 मिलेंगे सेमेस्टर, 8 मिलेंगे सेमेस्टर। और जो 8वां सेमेस्टर आप कर रहे हैं उस 8वें सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आप फॉर्म को फिल कर पाओगे। और इससे पहले 1 से लेकर 7 सेमेस्टर तक में आपके कुल टोटल मार्क्स 75% बनना चाहिए। यदि 75% बनेगा मार्क्स में तब आप जो है यहाँ पर अप्लाई जो है कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा, अभी मैं आगे बताऊंगा। दूसरी बात 4.1 को देखिएगा, मोड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी मोड का एग्जामिनेशन होगा, है ना, मोड का एग्जामिनेशन होगा। द एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्ट इन OMR बेस्ड मोड ओनली। कहने का मतलब यह है कि जो भी एग्ज़ाम का मोड होने वाला है वो ऑफलाइन होने वाला है। पहले CBT पे था, कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट था, अब वो हटा दिया गया। ये बड़ा परिवर्तन है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा अब आप लोगों को यहाँ पे एक्टिव हो जाना अत्यंत आवश्यक होगा। रीज़न ये है कि बच्चे जैसे कोई प्रश्न पा जाते हैं तो उन प्रश्नों के आधार पे, है ना, पहले कंप्यूटर में क्या चलता था, टाइमिंग चलता था, हमें दिखता था कि ये टाइम चल रहा है तो इतने टाइम में हमें उतने क्वेश्चनों को कवर करना है। इस बार समय को लेकर काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन होने, मतलब आप लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है समय को लेकर, इसलिए हर एक प्रश्नों में आपको सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। तो मैं आपको कहूँगा कि 2 पेपर इस बार साथ ही मिलेंगे। ऐसा नहीं कि पहला पेपर आपने कर दिया, ब्रेक मिल गया बीच में आपको आधे घंटे का और आपका दूसरा पेपर आ गया सोशल वर्क, ऐसा नहीं होगा। इस बार भी आपको फर्स्ट पेपर भी सेकंड पेपर दोनों एक साथ मिलेंगे, सील किया हुआ। उसके बाद अब आपकी मर्जी है कि आप सेकंड पेपर ओपन करना चाह रहे हो कि या फर्स्ट पेपर ओपन करना चाह रहे हो, OMR शीट में भरना चाह रहे हो। तो मैं अपने बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि सेकंड पेपर सबसे पहले ओपन किया करो, क्योंकि सेकंड पेपर में आप कोचिंग क्लासेस वगैरह ले रहे हो, आप एक्टिव रहते हो, उस चीज़ों को पढ़ के जाते हो, इसलिए वो जल्दी एक्वायर करता है और आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में भी आती है। अच्छे नंबर गेन करने का बड़ा बढ़िया रास्ता होता है ये। तो हमें ऑनलाइन में करता, ऑफलाइन में भी वही काम करना है। अच्छा, ये ईजी है, मैं नहीं कह रहा टफ नहीं है, और ईजी है ये ऑफलाइन। तो आप पढ़ोगे जब ना, पढ़ के जब चीज़ें करोगे ना, आपके सामने ऐसा लगेगा कि आप जैसे टेस्ट पेपर ओपन किए हो, आपको ऐसा फील होगा। और फिर अपने आप जब क्वेश्चन करना शुरू करोगे तो आपको ईजिली सही तरीके से क्वेश्चनों का आंसर भी देना आसान हो जाएगा, है ना। प्रश्नों का उत्तर आप दे पाओगे। सर मैं कुछ पूछना चाहती हूँ इसमें। पूछिए सर ये बोल रही हूँ सर, जैसे आपने बोला ना कि दोनों पेपर एक साथ देंगे, लेकिन ऐसा तो होता नहीं, पहले तो वो फर्स्ट ही पेपर देते हैं ऑफलाइन मोड में। तो अभी मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ यहाँ पे। आपको पहले ऐसा था, लेकिन इस बार इसने कहा है ना, इसने इस बार जो है बोला है कि हम 2 पेपर देंगे। और बहुत ध्यान से आप देखिएगा, एक मैं यहाँ पर लाइन में ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन में देखिएगा प्लीज़ एक बार ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो ब्रेक बिटवीन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ब्रेक नहीं मिला है फर्स्ट और सेकंड पेपर के बीच में। तो आप यही समझिएंगे ना कि हमें पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों एक साथ मिले हैं। प्लीज बताइए।
नो ब्रेक बिटवीन, इसका मतलब यही होगा। ब्रेक ब्रेक नहीं देते अभी। सर सुनिए ना सर, अभी जो ऑफलाइन मोड पेपर एमपी सेट में भी हुआ था, जब हम लोग पेपर दिए थे एमपी सेट वाला, तो उन्होंने क्या किया कि पहले हमें फर्स्ट पेपर उन्होंने प्रोवाइड करा। हमने जब फर्स्ट पेपर किया, जैसे ही 1.5 घंटा हुआ उनका टाइमिंग जो भी सेट किए थे, उसके बाद उन्होंने जब वो फर्स्ट पेपर ले लिए, तब हमको फिर सेकंड पेपर उन्होंने दिया था। इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया। देखो मैं बताऊं आपको प्लीज, ये आपका 1 मिनट, एक बार मैं अभी आपकी बात सुनो, पहले मैं अपनी बातों को रख लूं। स्टेट लेवल का अलग रूल्स है और जो है नेशनल लेवल का अलग रूल है। मेरे कहने के तात्पर्य से, हाँ, हालांकि पेपर आप लोगों को 16 तारीख को पता चल जाएगा कि पेपर कौन सा मिला है, 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा, है ना, आप निश्चित रहें। फिर भी एक हम अपने विचारों को रख रहे हैं, हम लोग अपने विचारों को स्पष्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर दोनों देना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि 180 मिनट का करने का मतलब है कि आपका जैसे ही आप पेपर स्टार्ट होगा तो 180 मिनट लास्ट में वो दोनों पेपर, भले आप चाहे सील ओपन किए हो सेकंड पेपर का या ना किए हो, वो सबमिशन हो जाएगा आपका, है ना, वो पेपर ले लिया जाएगा। तो मेरा कहने का आशा यही है ना। बाकी जैसे कि एक बार पहले अगर मैं आपसे बताऊं 2018 का पेपर को लेकर, तो मेरा तो ऑफलाइन का ही है ना, तो मैं ऑफलाइन से ही किया था। तो उस समय यही हुआ था कि पहले मुझे पेपर फर्स्ट दिया और उनका एक टाइम सेटअप था कि इतने टाइम के बाद मैं पेपर सेकंड दूंगा, तो उन्होंने पेपर सेकंड मुझे दिया था। 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, 17-18 के, है ना। तो उन्होंने पेपर मुझे जो है दिया था, तो पहले पेपर फर्स्ट दिया था, फिर बाद में पेपर सेकंड दिया था। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 2024 जून में ऐसा होने वाला है कि शायद आपको दोनों पेपर मिले, शायद आपको साथ में दोनों पेपर मिले, है ना। और ये कंफर्ट रहेगा मेरे हिसाब से, तो क्योंकि किस बच्चे की पेपर फर्स्ट करने की जरूरत है तो पेपर फर्स्ट कर ले, पेपर सेकंड कर ले, है ना, वरना फिर हौस पौस हो जाता है उसमें। फिलहाल आप देखेंगे वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा। निश्चिंत रहिए आप लोग, इसकी टेंशन ना लें, है ना, कि पेपर कौन सा मिल रहा है कौन सा नहीं है। जो भी पेपर है करना था हमें सारे हैं, तो वो 16 तारीख को आप निश्चिंत रहें, आपको पता चल जाएगा ईजिली, है ना। अच्छा, दूसरी चीज़, ओएमआर शीट में गोला भरने वाला आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें मैंने आपको पहले ही बता रखा कि या तो आप पेपर को पहले सॉल्व कर लो, 15-20 मिनट में आप फटाफट इसको सर्कल कर लोगे फटाफट, है ना। और इसमें गलत ना, अगर कोई गलत हो गया है तो छोड़ दीजिए भर के उस गलत वाले को, बहुत केयरफुली ध्यान से भरना होगा ओएमआर शीट को, उसको क्रॉस करके दूसरा में भर दीजिएगा, क्योंकि ओएमआर शीट जो है चेक होती है और कोई आदमी बैठ के चेक नहीं करता है वो, ठीक है, कि आपने वहां पे गलत कर दिया है तो इसका मतलब हम सेकंड वाला सही मान लेते हैं, ये वाला वो आदमी नहीं चेक करता, वो कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, वो फेल हो सकता है कभी कभी। ओएमआर शीट जो वगैरह होती है काउंटिंग होने में, जैसे नहीं आप नकली अगर कोई जब मशीन में डालते हैं कोई पैसे वगैरह 1000, 500, 10,000 की, 20,000 का, तो उसमें नोट एक निकल जाता है एक्स्ट्रा, आप लोगों ने देखा होगा बैंक वगैरह में। तो उसी तरीके से वो पेपर जैसे अगर देखेगा ना तो वो निकल जाएगा आपको, है ना, वो काउंट नहीं होगा उसमें, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोगों से कि बड़ा केयरफुली, बहुत ध्यान से आप लोगों को भरना होगा ओएमआर शीट को, ठीक है। दूसरी चीज़, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जैसे कि आप सबको पता है मल्टीपल जो है एक प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बनते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको बता दूं, यहाँ मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि मैं 90% श्योर हूँ यूजीसी नेट के इस बार पेपर को लेकर कि 50-50 का रेशियो होगा। 50-50 का रेशियो का मतलब होता है फैक्ट और अप्लाइड। अगर ऑनलाइन था तो मैं 90% आप लोगों से अप्लाइड कर रहा था और 10% आपको फैक्ट कर रहा था। अब यहाँ मैं श्योर हूँ कि 50-50 का रेशियो। उठा के देख लीजिए ऑफलाइन का पेपर, कोई सा भी उठा के देख लीजिए ऑफलाइन का, यूपीएससी से लेकर बैंक पीओ तक, एसएससी तक, एमटीएस तक देख लीजिए आप लोग, आपको पता चल जाएगा फैक्ट बेस्ड प्रश्न आते हैं। इसलिए अब थोड़ा सा फैक्ट पर फोकस करने की आप सबको ज़रूरत है ना। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑफलाइन में यही चीज़ें होती हैं, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत कम, अप्लाइड टाइप के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलेंगे, परंतु मैंने 50-50 का आप लोगों के यहाँ पर रेशियो बना दिया है ना। बहुत हार्ड बनाने वाला होगा, अगर विद्वान भाई बैठा हुआ, कोई प्रोफेसर बैठा हुआ है, हमें पेपर ही बनाना है हार्ड। एक तो आपने 3 कैटेगरीज में कर दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि आप 3 कैटेगरी में कर दिए हो तो आपको सारे के सारे अप्लाइड ही मिल जाए, है ना। पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर मिलेगा, कूट मिलेंगे, 1, 2, 3 में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ये कूट मिलेंगे। एक पेपर पे हो सकता है आपको 2 ही क्वेश्चन केवल मिल जाए, इस तरीके का बन जाए। यानी मान लीजिए कि एक बुक मिल सकती है आपको, वही क्वेश्चन पेपर का बुक हो सकता है आपको मिल जाए,
लगेगा, ऐसा फील होगा आपको कि बुक कहीं ना मिल गया, है ना, इस तरीके की चीज़ें। तो यहाँ जैसे पेपर फर्स्ट वाले में 50 क्वेश्चन रहेंगे, 100 नंबर के रहेंगे। आप जानते हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, हायर एजुकेशंस दिए गए हैं, उसमें कॉन्स्टिट्यूशंस दिए गए हैं, ठीक है, कुछ रीजनिंग वगैरह भी दिए गए हैं, ठीक है, ये इस तरीके की चीज़ें, जनरल अवेयरनेस को भी थोड़ा सा उसमें शामिल कर दिया गया है। तो हालांकि परिवर्तन नहीं है, जो सिलेबस है वही सिलेबस में रहेगा, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 100 क्वेश्चंस रहेंगे आपके सोशल वर्क में, 200 नंबर का रहेगा आपके सामने ये, ठीक है, और इसमें तो आपको मैंने पढ़ा ही रहा हूँ, उसी पर बेस्ड रहेगा आपके पेपर पर, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक बात ध्यान रखिए, निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, निगेटिव मार्किंग नहीं है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं है, परंतु मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर जून में इन्होंने ये परिवर्तन किया है तो दिसंबर में 110% मैं कह सकता हूँ कि सिलेबस में परिवर्तन करेगा, ऐसा कर सकता है। इकट्ठा बच्चों पर यह बर्डन नहीं डालना चाह रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है ना। तो ये हो सकता है कि इस तरीके की चीज़ें बेसिकली कराया जाए। बात को समझ पा रहे हो ना आप लोग, मैं कहना क्या क्या चाह रहा हूँ, प्लीज़। हाँ, है ना, तो ये चीज़ें हम लोगों को हो सकता है भाई देखने को मिल जाए, है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराएगी। एक चीज़ यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विल नॉट प्रोवाइड द कॉपी ऑफ सिलेबस टू एनी कैंडिडेट, है ना। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसकी कॉपी उपलब्ध नहीं कराएगी, है ना, और ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगा। ये देखो साइट है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये चीज़ें इसके अंतर्गत मिलेगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेकंड पॉइंट के अंतर्गत। तत्पश्चात अगर मैं बात करूँ तो मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर किस तरीके की चीज़ें रहेंगी, और बेसिकली इसमें मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए मैंने पहले ही बता रखा कि आपको इंग्लिश मीडियम भी रहेगा, हिंदी मीडियम भी रहेगा, है ना, इस तरीके के लैंग्वेज बेसिकली इसमें यूज़ किए रहेंगे, और पहले भी आप लोगों ने इस चीज़ों को देख भी रखा है। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी, जी इंग्लिश हिंदी दोनों में क्वेश्चन रहेगा ना? हाँ, हिंदी इंग्लिश दोनों रहेगा सर, हिंदी इंग्लिश दोनों पेपर रहेगा। बड़ा आसान हो गया मेरे हिसाब से, तो आसान है एक प्रकार से, फिर भी आप देखिएगा इजी लगेगा आपको, इजी लगेगा, क्योंकि कंप्यूटर में क्या है ना। जी सर, बहुत आसान है सर। हाँ, कंप्यूटर में एक बार आप इंग्लिश ऑफलाइन एग्जाम अच्छा होता है सर, ऑफलाइन एग्जाम। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ ऑफलाइन एग्जाम बहुत बेटर होता है, बहुत बेटर होता है। जिन बच्चों ने दिया है ऑफलाइन पेपर ना, उनको बहुत अच्छे नंबर के, देख लेना इस बार कितने नंबर आने वाले हैं। लेकिन कट ऑफ भी मेरे हिसाब से मैं कह रहा हूँ हो सकता है हाई फाई जाए, ऑफलाइन में से कट ऑफ अच्छा जाता है। हाँ, अच्छी वही चीज हो सकता है। और देखो फिर भी देखो यहाँ पे और भी चीज़ें लिखा हुआ, क्वेश्चन पेपर में क्या लिखा हुआ था। अच्छा, ये तो बेसिकली क्या है कि बातें लिखी हुई हैं। ऑप्शन आप देखो, क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूज बाय द कैंडिडेट ऑफ फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। ये आपकी जो ओएमआर शीट मिलेगी ना, वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसको चूज़ करना पड़ता है। पेपर का नंबर होता है, कोड होता है, वो बड़ा ध्यान से आप लोगों को भरना होगा, है ना। कोई घबराहट मत करिएगा वहाँ पे, है ना, क्योंकि नई इस बार बहुत बच्चे हो सकता है पहली बार जा रहा हूँ पेपर देने वगैरह, ठीक है, तो उन लोग घबरा जाते हैं, जिसमें नंबर गलत कर देते हैं। नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पे 9 लिखा हुआ है, 8 लिखा हुआ है, 7, तो जो रोल नंबर होता है उसके नीचे वाला 9 वाले को सर्कल करना पड़ता है। यहाँ अगर मान लीजिए 8 लिखा हुआ है तो 8 वाले पे सर्कल करना पड़ता है। इस तरीके से अप डाउन करके लिखा होता है, हमें इसको सर्कल करना पड़ता है, तब जाके ये नंबर यहाँ पर फिल हो जाता है ऊपर, ठीक है। तो इसी तरीके की चीज़ें आपको मिलेंगी, और इसमें कोई भी गलती नहीं करनी, कोई त्रुटि नहीं करनी है, आराम से सारी चीज़ें करो। वहाँ पे जो है कैंडिडेट वगैरह रहते हैं, और भी लोग रहते हैं, एलिजिबेटर रहते हैं, आप उनसे बातचीत करके अपने फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है। मार्किंग स्कीम ये बेसिकली जानते हैं, ईच क्वेश्चंस 2 नंबर के हैं, ये बात आपको भली भांति तरीके से पता है। आपने करेक्ट किया तो आपको 2 नंबर ईजिली मिल जाएंगे, है ना। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द इनकरेक्ट रिस्पॉन्स पर, अगर आपने कोई गलत कर्म कर दिया या गलत ऑप्शन का चुनाव कर लिया तो ऑप्शन पॉइंट सी में लिखा हुआ ये बातें साफ शब्दों में कि नो नेगेटिव मार्किंग। तो अब यहाँ से आप सभी लोग आश्वस्त रहिए, है ना, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को इस पॉइंट के तहत, ठीक है। यदि कोई प्रश्न सही नहीं पाया, यदि कोई प्रश्न सही पाया गया होगा, गलत, अस्पष्ट या अधिक सही उत्तर केवल उन्हीं अभ्यर्थी के लिए प्रयास किया जाएगा। मतलब कहने का भाव, एक ये शब्द इसमें अंतर्गत ये भी दर्शाया जाएगा कि मान लीजिए कोई प्रश्न आपने वहाँ पे गलत कर दिया है, और अगर एग्ज़ाम वहाँ पे अगर क्वेश्चंस गलत आए हुए हैं, ठीक है, अगर आपको खोजा गया कि भाई कि इनकरेक्ट क्वेश्चंस आया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो उन बच्चों को, सभी लोगों को कैरी जो बेसिकली किया जाएगा, वो 2 नंबर उन लोगों को दिया जाएगा। कभी कभी एक आध क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे कि उसके 2 ऑप्शन बन सकते हैं, तो दोनों ऑप्शनों में से जिन ऑप्शनों का आप चुनाव करेंगे, 2 ऑप्शन आयोग कहता है दोनों ऑप्शन सही है,
तो उन दोनों ऑप्शनों को ही केवल सही माना जाएगा, उसका ड्रॉप नहीं किया जाएगा उस क्वेश्चन को, है ना, उसमें ड्रॉप नहीं किया जाएगा। कभी कभी इस तरीके की चीज़ें हमें देखने को मिल जाती है ना। तो उस जगह पे जो दो ऑप्शन हो जिसका चुनाव कर रखे हो आप, उन्हीं का ही आप लोगों को उसका आंसर मिलेगा या दिया जाएगा, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तत्पश्चात हम एक पॉइंट और देखते हैं, और मेरे समझ से मेरी क्लास में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ग्रेजुएट का हो, सभी जितने भी स्टूडेंट हैं वो पीजी के ही है ना, पोस्ट ग्रेजुएट वाले ही है। सर मेरा जो है फर्स्ट ईयर है, अभी फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर दिया मैंने पीजी में। अच्छा, तो मुझे 5% सही हो गया। तो आपका पीजी का फर्स्ट सेमेस्टर है भीम जी, भरिए, हाँ भरिए, आपको ग्रेजुएट मांग रखा है ना, भर दीजिए, भर सकते हैं, है ना। आप इस बार भरिएगा फॉर्म जरूर, ठीक है, ठीक है, फीम को भरिएगा। और मैं जो भी चीज़ें होगी, जो भी दिक्कत आएगी, आप कॉल करके पूछ सकते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर एच वाली पॉइंट को देखेंगे तो आपको और स्पष्टीकरण हो जाएगा। कहा कि द कैंडिडेट हैविंग पास्ड द 4 ईयर 8 सेमेस्टर बैचलर, देखिए यहाँ पे बैचलर का मतलब होता है बीए वाला कंडीशन चल रहा है आपका, बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम शुड हैव मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 75% मार्क्स, है ना। बेसिकली आपका जो 75% मार्क्स है उसी को बेसिकली कंसीडर किया जा रहा है यहाँ पर 70%। अच्छा, ये होना भी चाहिए, अगर आपके पास 75% मार्क्स रहेंगे तभी उस चीज़ को आप अप्लाई भी कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत होगा आपका, वो लेगा ही नहीं, फॉर्म सबमिट होगा ही नहीं, है ना। इस कंडीशन में 75% या 75% अंक होने चाहिए, या जहाँ भी ग्रेडेड प्रणाली होगा उसका पालन किया जाएगा, उसके समक्ष ग्रेड होनी चाहिए, तभी तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते, चाहे वो SC ST OBC किसी भी क्राइटेरिया में हो, है ना। तो वो जब कभी कोई भी रूल्स वगैरह बनेगा तो आप, लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा भीम जी, आप वहाँ पे ना आपको JRF मिल सकता है, आपको PhD के लिए हो सकता है, लेकिन आप सोचो कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाऊँ, तो ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, जो कि पॉइंट आई में यहाँ पे साफ शब्दों में लिख दिया गया है कि एलिजिबल फॉर द अवार्ड ऑफ JRF एडमिशन टू PhD ओनली। यहाँ पर ये साफ शब्दों में इन्होंने कह दिया है नेक्स्ट पॉइंट में कि अगर आपका क्वालिफाई हुआ तो ऐसी कंडीशन पर होगा, आप असिस्टेंट प्रोफेसर वही होगा जो PG कर रखा है, जो PG करके फॉर्म भरा है वही होगा इसमें, है ना। भले आपकी हाई कट ऑफ आ जाए, आप ऊपर वाले 3 श्रेणी में आते हैं, मैंने आपको भी दिखाया था उस 3 श्रेणियों के अंतर्गत, लेकिन वहाँ हाई कट ऑफ में आ जाएगा तो फिर भी आपको नहीं, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे देख ली जाएगी, फिर आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, फिर 2 ही चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपकी एलिजिबिलिटी देखी जा रही है ना वहाँ पे, ये इसलिए आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मेन बातें थी जो मैंने अभी आपको यहाँ पर जिक्र किया है, बाकी इसमें अंतर्गत आप देखेंगे तो पूरी डीप में इन्फॉर्मेशन मिली है। जी जी बताइए। PhD में जो एडमिशन होंगे सर, इंटरव्यू नहीं होगा ना सर, ये अगर उसमें एडमिशन ले सकते हैं ना अगर इधर क्वालिफाई होते हैं तो? हाँ, अब तो PhD अगर आप करना है सर आपको, तो PhD के लिए तो आपको कंपलसरी है नेट को क्वालिफाई करना, और यदि आपने नेट क्वालिफाई नहीं किया तो PhD नहीं मिलेगी। जी, मेरा ये कहने का मतलब है सर हाँ, कि जैसे PhD का एंट्रेंस होता था और उसमें निकाल लेते तो इंटरव्यू भी देना पड़ता था, जैसे हमारा सेट है PhD का फॉर्म अप्लाई किया है तो उसमें हमको इंटरव्यू देना पड़ता था, अभी ऐसा नहीं होगा, इंटरव्यू तो नहीं देना पड़ेगा अगर हम जैसे यहाँ नेट में निकाल के द्वारा। हाँ, ये देखिए हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग यूनिवर्सिटी में हेलो, हाँ मेरी आवाज़ नहीं जा रही क्या? हेलो, मेरी आवाज़ जा रही नहीं जा रही? एक बार क्लियर करेगा। हेलो हेलो, हाँ सर आवाज नहीं आ रही थी सर बीच में। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि अगर बाय द वे मान के दिया इस तरह की कोई चीज़ होती है भविष्य में, तो कोई यूनिवर्सिटी क्या करता है, कहता है कि भैया हम PhD का एंट्रेंस लेंगे और उसमें इंटरव्यू भी लेंगे। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा करता है नहीं लेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसा चीज़ें नहीं लिखी गई यहाँ पे, वो तो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। जब आप मान लीजिए PhD के लिए यहाँ पे इनरोल होंगे ना, जब एडमिशन करवाने जाएंगे तो वो यूनिवर्सिटी क्या कहती है वो अलग की बात है, ये NTA में कोई डिसाइड नहीं किया गया है इस तरीके की बात है, ठीक है सर। वो आगे भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। तो NTA का यहाँ पे कोई रोल नहीं कि आपका अगर आप PhD के लिए एडमिशन कराते हैं तो आपका इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, एंट्रेंस होगा या नहीं होगा, इसका कोई रोल नहीं है। इसलिए यहाँ पे कुछ नई चीजें यहाँ पे बोलिए बोलिए सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि NTA का जो अभी जो एग्जाम ये टेस्ट होगा सर, पहला JRF है, दूसरा नेट है और तीसरा PhD है सर। PhD का एंट्रेंस भी अगर क्वालिफाई होता है तो हमको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा सर किसी भी यूनिवर्सिटी में?
हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, मिल सकता है, हो सकता है ना। यहाँ पे ये मैं श्योर नहीं हूँ, है ना, ये हो सकता है, लेकिन मैं श्योर इसलिए नहीं हूँ क्योंकि सबके नियम अलग हैं। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है इस बार। अभी देखो JRF वाला एक राकेश है क्लास में, राकेश नहीं है, JRF कैंडिडेट है अपने ही, तो वो बेसिकली क्या, उनका भी इंटरव्यू हुआ JNU में, PhD के लिए उनका इंटरव्यू हुआ, है ना, एंट्रेंस भी हुआ। अच्छा, ठीक है, इंटरव्यू हुआ उनका? हाँ इनका इंटरव्यू हुआ, तो JRF जो कि क्वालिफाई है वो, है ना। तो ऐसा एक रूल है, किसी किसी यूनिवर्सिटी में, अब आपको बता दूं, उसमें एंट्रेंस नहीं है, तो सीधा आपको बुलाते हैं, फॉर्म वगैरह लेते हैं, जो बातचीत होती है इंटरव्यू कर लेते हैं। तो किसी किसी में रिटन एग्जाम वगैरह एंट्रेंस हो गया तो इंटरव्यू नहीं होता, वो कर लेते हैं। सभी सारी यूनिवर्सिटी अलग अलग नियम बना रखी हैं, उनका कोड ऑफ एथिक्स अलग है। तो ये आने वाले टाइम में आपको मैं बता भी दूंगा। ये पहले आप एक बार इसको देख लो ना, ये बड़ी दूर की बात है, पहले इसको क्रैक करो, फिर आगे उस चीज़ पर मैं चर्चा आगे कर लूँगा आप लोगों से, ठीक है ना। अच्छा, ये बात स्पष्ट हो गई, बताइए एक बार, आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि ऑफलाइन पेपर है, आपकी फीस बढ़ गई है, रिजल्ट आने का जो सिस्टम है वो बदल गया है, और बैचलर डिग्री को लेकर भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी कर दी गई। ये 4 बातें हैं जो चारों के चारों इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। बाकी सेम सारी चीज़ें वही है। अब बात ये रही कि मैं आपकी ग्रुप में टेलीग्राम में यूनिट नंबर 1 से लेकर 5th तक की वो PDF वीडियो का लिंक डालने वाला हूँ, और PDF भी डाल दूंगा। आप इजीली आप, लेकिन देखो मैं बताऊँ आपको, आप अब थोड़ा सा पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए प्लीज़, आप सभी लोग, है ना, क्योंकि ज़रूरी है आप सबको पढ़ना, आप सबको पढ़ना जरूरी, क्योंकि देखो सिलेबस बड़ा है, और फिर भी मैं इसको पूरी कोशिश करूँगा ले जाने के लिए, और हर बार लेके भी गया हूँ, ऐसी बात नहीं है, मेन चीज़ों को लेकर गया हूँ। पहले मैं यूनिट नंबर 1 से लेकर 5th तक बहुत डीप में पढ़ा दिया था, उस PDF को मिल जाएगी। यहाँ आप अब इस 2024 वाले जून में यूनिट नंबर 8, 9, 10 बहुत डीप में पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। जब डीप में चला जाता है कोई व्यक्ति या पढ़ाने के परिपेक्ष में ना, तो वो थोड़ी सी वीडियोस अलग बन जाती हैं, विभिन्न प्रकार की वीडियोस बन जाती हैं। लेकिन यह है कि पूरी की पूरी टॉपिक आपको मैं दूंगा, ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा जिस टॉपिक में आपको वीडियोज़ ना मिले, सारी चीज़ें मिलेंगी, बशर्ते अब आप थोड़ा सा एक्टिव हो जाइए प्लीज़। आप सभी लोग पढ़ने का प्रयास करिएगा आप लोग, और यदि आपको जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर कहीं मान लीजिए छुट्टी वगैरह मिल भी जाती है महीने की या 15-20 दिन की, तो आप छुट्टी ले लेते हैं, बहुत बेटर होगा, बहुत बेटर होगा इस कंडीशन में, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। सर आपसे पढ़ने के बाद तो कोई टेंशन नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपने से थोड़ा सा फोकस करेंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी, है ना, इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि देखो प्रश्न का पैटर्न, कोई चीज़ें वो नहीं होती है बेसिकली कि जो मैं आपको बताया हूँ और वही पेपर में आ जाए। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पर आप देखिए, द JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडमिटेड इनटू द PhD प्रोग्राम बेस्ड ऑन एन इंटरव्यू एज पर द UGC मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीडर फॉर अवार्ड ऑफ PhD डिग्री। मतलब ये कहा कि JRF योग्य जो उम्मीदवार हैं उन कैंडिडेट को PhD में प्रवेश दिया जाएगा। UGC ने कहा कि PhD डिग्री प्रदान करने के लिए न्यूनतम आपके पास एक मानक और उसकी प्रक्रिया का जो विनियमन है 2022 का रेगुलेशंस, उसके अकॉर्डिंग साक्षात्कार पर आधारित एक कार्यक्रम है। तो आप यहाँ पर जिस तरीके से भी एक स्टूडेंट जगदीश जी पूछ रहे थे, तो आप ये कह सकते हो कि इस पॉइंट के आधार पे कि भाई हो सकता है कि आपका इंटरव्यू हो, क्योंकि इस पे नीचे मेंशन कर दिया है इस पॉइंट को। हाँ सर, वो JRF वालों को इंटरव्यू के लिए कर रहे हैं सब, तो इसमें इधर भी इंटरव्यू हो सकता है, तो हो सकता है भी ऐसा हो सकता है ना। फिर उसके बाद देखिए UGC नेट का उपयोग, हाँ यहाँ पे देखिए पॉइंट नंबर, हाँ UGC अंडर कैटेगरी 2 और 3 कैन बी यूज्ड एंड द एंट्रेंस टेस्ट। अब देखिए जो 2 कैटेगरीज रिजल्ट में आ रहे हैं ऊपर, दूसरा और तीसरा वाला, इसको भी थोड़ा सा कंसिडर करिएगा। तो इसमें इसने कहा कि भाई अगर आपने इसके तहत UGC नेट का उपयोग किया PhD के लिए प्रवेश परीक्षा के रूप में अगर आप कर रहे हैं, तो प्रवेश परीक्षा में परीक्षाओं के स्थान पर आपको क्या करना पड़ेगा, PhD के प्रवेश के लिए ना विभिन्न विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जो यूज़ होता है, वहाँ पर आप इंट्रेंस जो है दे सकते हैं, अलग अलग तरीके से वहाँ पे जो है पेपर बनाए जाएंगे और उस तरीके से आपको दिए जाएंगे। तो वो चीज़ें इसके अंतर्गत मेंशन कर दी जाएगी। ये आपका कैटेगरीज नंबर 2 यानी सर जो यूनिवर्सिटी का शेड्यूल है वो अलग से जारी होगा, उसमें PhD का प्रोसेस अलग होगा, उसमें टेस्ट देना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, उसके बाद में एडमिशन होगा। पॉइंट नंबर 3 कहता है फॉर कैंडिडेट क्वालिफाइड, जी बिल्कुल। फिर कहता है कैंडिडेट क्वालिफाइड अंडर द कैटेगरी 2 और 3, यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला,
कहा कि मार्क्स ऑब्टेन द नेट विल बी 70% वेटेज एंड 30% वेटेड विल बी बेस्ड ऑन द प्रोग्राम इन द इंटरव्यू। ठीक है, वाइबा 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 समझ रहे हो ना, इंटरव्यू का ही पार्ट है, या मे भी मतलब इंटरव्यू कह लीजिए, वाइबा कह लीजिए, पूछा जाता है वाइबा में, है ना, प्रैक्टिकली बेस्ड होता है वाइबा। ठीक है, इसके आधार पे कहने का भाव ये रहा कि जो दूसरी तीसरी श्रेणी है उसके उम्मीदवारों में नेट प्राप्त जो अंक होंगे वो लगभग 70% वेटेज होगा, और 30% वेटेज संबंधी जो है यूनिवर्सिटी जितने विश्वविद्यालय वगैरह हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है आयोजित एक साक्षात्कार होगा या मौखिक परीक्षा होगा। वहाँ पे प्रदर्शन के आधार पे आपका दिया जाएगा, आपने किस तरीके से वाइबा दिया, किस तरीके से इंटरव्यू दिया है ना, उनके ऊपर बेस्ड रहेगा। तो पीएचडी प्रवेश नेट में अंकों की संयुक्त योग्यता होगी, इन्वॉल्व होगा पीएचडी के लिए भी, और आपका जो नंबर वहाँ पर मिलेगा आपको वाइबा में और इंटरव्यू में और रिटन में, उनको जो है ऐड कर दिया जाएगा, संलग्न कर दिया जाएगा, कंबाइन कर दिया जाएगा। संलग्न का मतलब होता है कंबाइन। अब मेरिट मतलब नंबर, कितना नंबर आ रहा है, तो नेट मार्क्स पर एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड विल द इंटरव्यू वाला, यानी दोनों इन मार्क्स को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिएगा, फिर आपको यहाँ पे एडमिशन दे दिया जाएगा। ये भी चीज़ें इसके अंतर्गत रहेगी, है ना। तो ये बाकी तो यूनिवर्सिटी भी डिसाइड करेगी, ये तो यूजीसी नेट ने अपने तरीके से बात कहा है कि ये चीज़ें फ़ायदे होंगी, ये बेनिफिट भी बताता है। यूजीसी क्या करता है, किसी चीज़ के लिए बेनिफिट भी बताता है। नहीं सर, यहाँ पे सर ये आप बोल रहे हैं ना कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी, ऐसा नहीं है सर। ये यूनिवर्सिटी यूजीसी ने गाइड किया है यूनिवर्सिटी को कि आप एडमिशन जो पीएचडी को लोगे, नेट को लोगे, जेआरएफ को लोगे, तो जो अभी ये रिजल्ट 3 भाग में देगा ना, ये इस पे 70% वेटेज देना है यूनिवर्सिटी को, और 30% यूनिवर्सिटी जो इंटरव्यू लेगा वो उस पे और इस पे दोनों पे मिला के तब अपना एडमिशन क्राइटेरिया फिक्स करेगा। ऐसा ये बोला है। यहाँ तो कैंडिडेट क्वालिफाइड लिखा हुआ है, इसलिए मैं कैंडिडेट के आधार पर बोल रहा हूँ, क्योंकि कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा है सर, नेट विल बी द 70% वेटेड एंड 30% वेटेड, लिखा है बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड वाइवा कंडक्ट बाय द यूनिवर्सिटीज या हायर एजुकेशन कंसर्न, जो है ना सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग है। जो 30% वेटेज यूनिवर्सिटी जो लेती है, जैसे आप लोग, जैसे मैंने नेट क्वालिफाई किया, यूनिवर्सिटी का मैंने फॉर्म डाला, मेरा पहले वो रिटन लेता था, उसके बाद इंटरव्यू लेता था, और उसके बाद वो एडमिशन का प्रोसीजर करता था, और उसके बाद जो जेआरएफ किया उसका डायरेक्ट वो इंटरव्यू लेता था और उसी को वो पीएचडी में एडमिशन दिला देता था। लेकिन अब है ये यहाँ से 70% यहाँ से मार्क्स उठाएगा, इस पे वेटेड करेगा, जो इस पे काउंटिंग करेगा, और 30% वो अपना इंटरव्यू लेके और दोनों को ऐड करके तब वो अपना एडमिशन क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी को यहाँ गाइडलाइन यूजीसी ने किया कि इसके तहत आपको एडमिशन लेना है। अब वो अपना जो टेस्ट लेता था ना, वो टेस्ट हटा देगा यहाँ से, क्योंकि 3 भागों में ऑलरेडी रिजल्ट इसीलिए दे रहा है कि हम 3 भागों में दे रहे हैं, आप एडमिशन इस क्राइटेरिया के अंतर्गत लीजिए। देखिए ना सर, इसमें एक दिया है, इसमें लास्ट में कि जो पीएचडी का नंबर है, यानी यूनिवर्सिटी सिर्फ इंटरव्यू लेगी बस। हाँ 30% यूनिवर्सिटी सिर्फ इंटरव्यू लेगी, एग्जाम नहीं लेगी, पीएचडी एग्जाम एंट्रेंस नहीं लेगी। हाँ, इसी के मेरिट से उठाएगा सर। नहीं, तो जो भी लेगा सब एनटीए करेगा। अब तो एनटीए के अंडर में सब आ गया ना, सब एनटीए के अंडर। चलो कोई नहीं, फिलहाल जो भी है, पहले तो हमें ये फोकस करना है कि ये रिजल्ट आए, उसके बाद फिर आगे के बारे में हम लोग ये चीज़ें भी कवर कर लेंगे, है ना। तो पहले हमने रिजल्ट निकालना है, और आप लोगों को कौन सी कैटेगरीज में रहना है ये भी बताओ मुझे। कैटेगरीज कौन सा चुनाव कर रहे हो आप लोग इस बार, कैटेगरीज बताओ। सर तीनों कैटेगरी में नहीं डाल सकते क्या फॉर्म? क्यों नहीं डाल सकते? ऑटोमेटिकली रिजल्ट आएगा। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, कौन सी कैटेगरीज में रिजल्ट लाना उचित समझेंगे आप बताइए। फर्स्ट ओके, हाँ, तो अब आपको फर्स्ट कैटेगरीज के ही आधार पर स्टडी करनी है। मान चलिए ये जो नंबर है, ये वाला भी नंबर आपको करना है। आप लोग पेपर फर्स्ट का डेली 50 क्वेश्चन स्टार्ट कर दो भाई, 1 महीने कर दो ऐसा काम, है ना, 1 महीने करो, और मुझे फिर बताओ आप लोग कि 50 में कितने नंबर आ रहे हैं अभी आपके पेपर फर्स्ट वालों का। ठीक है, इसमें मान चलिए इसमें ज़रूरी है कम से कम 20 क्वेश्चन या 22-25 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 50 में, है ना। बाकी आपको फिर इसी को मजबूत तो करना ही है, सोशल वर्क को, है ना। तो ये चीज़ें रहेंगी इसके अंतर्गत जो मैंने अभी आपको बताया है। और मैं अब आप लोगों को लेके सीधा लेके चलूँगा सामाजिक संरचना पे। एक बार मुझे एक और बात जी सर, जी सर, बोलिए बोलिए। सब प्रीवियस के पेपर की सब देते जब तक मैं प्रिंट करा सकते उसको अच्छा, 2023 का प्रीवियस का पेपर
नहीं कुछ कुछ सब कुछ भेजे हुए हैं। अच्छा बाकी जो ना भेजे 4 से लेकर 23 तक कमिट भाई, ताकि फैक्ट मिल सकते हो, जो फैक्ट लोग उसको करा के फैक्ट आ जाता है। क्वेश्चन पेपर आप कह रहे हो कि टेलीग्राम में भेज देता हूँ, तो रुक जाइए, केवल 2 सेकंड दीजिए मुझे, 2 से 4 सेकंड, मैं आपको अभी भेज देता हूँ क्वेश्चन पेपर। ठीक है, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। ये जितने पहले एक तो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको यहाँ पे डाल ही देता हूँ, और ये आपके पास यूजीसी नेट वाले ग्रुप में, सर मुझे भी ऐड कर दो, सर मुझे भी ऐड कर दो। यूजीसी नेट जून 2024 वाले में मैंने ऐड नहीं हो, जून 2024 वाले ग्रुप में। नहीं सर, मैं उसमें कहाँ हूँ सर, मुझे ऐड कर दो ना सर। ठीक है, चल ठीक है। अभी आप मुझे क्लास समाप्त होने के बाद एक बार जो है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा। तो अभी मैंने 30 आपको क्वेश्चन पेपर, एक मतलब 30 है नहीं है, उसमें मैंने सेटअप बना रखा, अटैच कर रखा है, अधिक है, आप उस पर पेपर देखिए, बाकी और भी मैं पेपर आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, अभी मैंने डाल दिया है आपके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करें क्या आज हम लोग अपनी ये क्लास, और निश्चिंत रहिए, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। पेपर सबके साथ इस तरीके से हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ें आती है यूनिक में घबरा जाते हैं आप लोग, है ना, और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सर MSW से डिग्री करी है। MSW से आपने डिग्री किया है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है, किया सर सोशियोलॉजी में डाल सकते हैं क्या सर नेट? सोशियोलॉजी नेट से डाल सकते हो सर, लेकिन आप ये सोचो कि सोशल वर्क से डाल दे तो ये उचित नहीं होगा, क्योंकि आपने सोशियोलॉजी से किया है ना? नहीं सर, MSW किया है। MSW किया तो सोशल वर्क से डालिए ना, क्या दिक्कत है? फिर सोशियोलॉजी में सोशल वर्क पिछली बार निकाल चुके हैं, तो उसके बाद सोशियोलॉजी से निकाल देते हैं। बात नहीं, एक बार फिर निकालो ना, JRF निकाल दो इस बार। मैं चाहता हूँ कि आप, हाँ आप, मैं यही चाहता कि आप इधर उधर जाएं, है ना, आप अपना रिदम बनाए रखो, और आने वाले भविष्य में, और आपका कहीं अगर सिलेक्शन भी होता है तो आप एक अच्छे अध्यापक बनोगे और डीप नॉलेज होगी आपको, तो उसी दोनों सब्जेक्ट से डाल सकते हैं। हाँ सर, दोनों सब्जेक्ट से डाल सकते हैं। हाँ डाल, नहीं सोशल वर्क वाला सोशियोलॉजी में नहीं जा सकता ना, अगर आपने सोशियोलॉजी से पढ़ा है तो आप डाल सकते थे, अदरवाइज नहीं। आपने MSW किया है, नहीं डाल सकते। असिस्टेंट प्रोफेसर तो दे ही रहे हैं सर उसमें। हाँ तो उसमें तो ये राज्य का लेवल है ना, राज्य ने अलग अलग तरीके से बात किया थी, यहाँ नेशनल लेवल पर इस तरीके की बात नहीं है, नेशनल लेवल। एक और बात है सर। हाँ बताइए जगदीश जी। सर मेरा सेट क्वालिफाई है MPSC वाला, हाँ तो मैं MPPSC से ही अभी MSW से मैं सोशियोलॉजी का पेपर दे सकता हूँ क्या सर सेट का? बिल्कुल मैं डाल सकता हूँ, संलग्न कर रखा है, संलग्न कर रखा है उसमें। तो मैं MSW से मेरा सेट क्वालिफाई है सर, अब मैं MSW से ही मैं सोशियोलॉजी का पेपर दे सकता हूँ ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल दे सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं, डाल सकते हो। हाँ तो सर वही कह रहा था मैं सर। और सर मैं जैसे 2 साल का वो टाइम दे रखते हैं, तो उसके बीच में मैं सर सोशियोलॉजी की डिग्री ले लूंगा, तो सर मेरा मान्य होगा कि नहीं होगा? वैलिड होगा सर सोशल वर्क वाला भी, क्योंकि उसने लिखा हुआ अपने नोटिफिकेशन में, और लेने की जरूरत नहीं है। हाँ सोशल वर्क वाला वैलिड भी है, और मेरा क्वालिफाई भी हुआ है सर, और आपके मार्गदर्शन में हुआ है सर। हाँ तो कोई बात नहीं जगदीश, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ लीजिए सोशियोलॉजी, लेकिन आप वहाँ पे एलिजिबल हैं। आप ऐसा ना करिए कि हमारे नौकरी पर कोई आपत्ति आने वाली है, कोई भी पता नहीं आएगी, क्योंकि उसने अपने नोटिफिकेशन में सब शब्दों में लिखा है। हाँ सर ऐसा तो कोई नहीं है सर, लेकिन मैं सोशियोलॉजी से डाल सकता हूँ ना सर, सोशियोलॉजी का पेपर सेट का दे सकता हूँ। बिल्कुल 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 डाल सकते हैं, बिल्कुल सर। हाँ हेलो सर। हाँ बताइए पूनम जी। सर हमने DSSC वाला बैच लिया है आपसे ओनली, अब हम नेट का वो डालना चाहते हैं फॉर्म, तो फिर हमें UGC नेट का बैच खरीदना पड़ेगा आपसे सर, या उसी में ऐड कर देंगे आप? नहीं वो तो अलग का बैच है ना, UGC का अलग बैच है, UGC का अलग है, DSSB का अलग है, उनका अलग अलग आपने देखा भी, उनकी क्लासेस 7 से 8 चलती है, कई क्लासेस तो आपको मिली भी नहीं होंगी, है ना, UGC को ही मिली होगी, DSSB में लिंक ही नहीं गया होगा, है ना, तो वो चीज़ें उनका अलग है ना, उनका अलग है, ठीक है पूनम। तो इसके लिए अभी तो देखिए मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे अगर भरना चाहते हैं UGC का, आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है, खुशी की बात है मेरे लिए भाई, सिराज, सुनील सभी लोगों से मैं बता रहा हूँ कि ये ऑफलाइन पेपर होने का मतलब यही था कि पेपर मेरे हिसाब से लग रहा है कि इजी बनाना, और ऑफलाइन में आप जब पेपर पढ़ेंगे, आपके सामने जब क्वेश्चन पेपर रहेगा सिराज जी, तो आप जब से पेपर पढ़ेंगे तो वो कुछ चीज़ें माइंड में आती। कंप्यूटर में क्या होता है कि हम अपना फेस सामने करके देखते हैं और पढ़ते हैं, कुछ चीज़ें तो आती हुई भी नहीं आती है ना, रेगुलर जैसे घर होता है। हाँ घर पे हम लोग रेगुलर क्या करते हैं, हम लोग घर नहीं सर, एक चीज
एक चीज ड्रॉबैक है सर इसमें, देखिए जैसे यूजीसी नेट जैसे क्वेश्चंस बनाते हैं ना, तो वो कंसेप्ट एक दूसरे से रिलेट करता है सर। अब मैं पिछली बार जैसे दिसंबर में दिया था, तो बहुत सारे आर्टिकल्स थे, सिंगल जब वन लाइनियर में क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें मान लीजिए वो नहीं आया था, अपने परसेप्शन से मैं सही लगा दिया। फिर आगे गया तो वही क्वेश्चन 110 या 115 का क्वेश्चन हो देखो रहा था, लेकिन वो मैच में, हाँ नहीं मैं समझ गया, वो मैं मैचिंग में देखो, रहता था। हाँ वो अलग बात है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जी, जैसे जी। हम लोगों का हैबिट क्या है पढ़ने का, हम या तो स्टडी टेबल रहते हैं, तो स्टडी टेबल पे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो भैया पेज ओपन करते हैं, पढ़ते जाते हैं, पेज ओपन करते हैं, पढ़ते जाते हैं, इस तरीके की हैबिट बनी है। तो हमें एक रिदम बन जाता है कि भाई हमारा इस क्वेश्चन का आंसर ये सही होगा, क्योंकि ऑफलाइन में हमने इस तरीके से क्या अपना गेस वगैरह करके जो है ऑप्शन को लगा लेते हैं। लेकिन जब हमने ऑनलाइन बहुत कम कर रखा है ना, ऑनलाइन जब हमें मिलता है पेपर, तो करने का हम देखो वही चीज़ है, जैसे अभी आपने आर्टिकल वगैरह बताया, हमें आता सब कुछ है, लेकिन आते हुए प्रश्न भी हम थोड़ा सा वहाँ पे सोच नहीं पाते हैं, वही सोच जो थोड़ी सी हमारी रह जाती है, वो रीज़न दिखा देता है ऑनलाइन का, कि हम ऑनलाइन है इसलिए हमने उस वहाँ तक पकड़ नहीं पाए। ऑफलाइन में क्या होता है कि जिस तरीके से हम अपने किताबों को पढ़ते हैं अपने डेली रूटीन में, ठीक उसी तरीके से हम इसको भी पढ़ते हैं, तो जी हमारा सर, माइंड थोड़ा सा जी active सर। रहता है। तो मेरा कहने का भाव ये था यहाँ पे एक प्रकार से बेसिकली ये चीज़ें हैं कि थोड़ा सा इजी और बेटर बनाता है ऑफलाइन। फिलहाल तो भाई आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर तो आप ही लोग दोगे और अच्छा सा अच्छा करोगे, जहाँ तक मुझे उम्मीद भी है ना। और मैं चाहता हूँ कि अब आप लोग क्लास स्टार्ट करें, है ना, क्योंकि ज़्यादा इस पर समय व्यतीत नहीं करना। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल स्टार्ट कीजिए सर, जो चलिए। होगा उस समय देखा हाँ, जाएगा। अब जो आएगा वो समय बताएगा, बिल्कुल सही बात। सब समय पर छोड़िए और अपनी स्टडी पर भी रहिएगा, है ना, ऐसा नहीं कि सब समय पर ही छोड़ दिया जाए, है ना, नियति है ये। तो शुरुआत करते हैं यूनिट नंबर 2। एक बार मैं आप लोगों से रूबरू करवा दूं, ये आप देख रहे हैं इस समय सिलेबस आपके सामने ओपन हुआ है और यूनिट नंबर 2 है। और मैंने यूनिट नंबर 2 पे मैं बात करने वाला हूँ सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक समूह, सामाजिकरण, सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन। कुछ चीज़ें तो ऐसी मिलेंगी आपको कि जो आप लोग पढ़ चुके हो। कारण ये है कि मैंने आपको बताया भी है ना, कि वहाँ पर क्या है कि जैसे MPPSC में आपको मैच किया था, ये DSSB में मेंशन था, तो मैंने आपको वहाँ पे रिलेट करवा दिया था। फिलहाल इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, सामाजिक संरचना होती क्या है। देखिए समाजशास्त्र में सबसे पहली बार एक विद्वान का नाम आता है, वो नाम आता है हर्बर्ट स्पेंसर। किसका नाम आता है प्लीज एक बार स्पष्ट करेंगे? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग अपनी एक पुस्तक में लिखा, प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में। हर्बर्ट स्पेंसर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी में, ये आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, उस किताब में सामाजिक संरचना शब्द के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि चीज़ों में धीरे धीरे विशेषता बताते हुए कि जैविक जीवों से शुरू होकर आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्वता की ओर बढ़ता है। इनका मानना है, इनका विचार है हर्बर्ट स्पेंसर का। अच्छा, एक तो आपको बता दूं, हर्बर्ट स्पेंसर का जो नाम आता है सामाजिक डार्विनवाद। सामाजिक डार्विनवाद बड़ा फेमस शब्द रहा है, परीक्षा में कई बार रिपीट हुआ है, तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम लगाइएगा और भूलिएगा मत। इन्होंने कहा है कि कुछ नस्ल और जातीयता दूसरे से श्रेष्ठ होती है, उनके जीवित रहने की अधिक संभावना है और इस प्रकार अपरिहार्य रूप से मानव समाज में अधिक शक्ति हो जाता है, अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है या उसके पास अधिक पावर आ जाता है। तो सामाजिक डार्विनवाद यही होता है, जातीयता दूसरे से श्रेष्ठ है, नस्ल दूसरे से श्रेष्ठ है, तो जाहिर सी बात है समाज में अधिक शक्ति प्राप्त कर रहा है। इस कंडीशन में यहाँ पर नाम इसका जिक्र होता है फिर हर्बर्ट स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर का। तो हर्बर्ट स्पेंसर जब भी आता है तो एक किताब लेकर जरूर आएगा ये, और इसकी काफ़ी फेमस पुस्तक का नाम है ये द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी करके। अब देखिए इस किताब में बड़ा विवाद है, बड़ी विवाद है। एक तो 1885 का नाम हमें देखने को मिलता है, तो द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी एक हर्बर्ट स्पेंसर का मिलता है हमें कहाँ पे 1873 वाला भी। अच्छा, ये जब मिलेगा उस कंडीशन में ना, तो ईयर्स वाइज के लेकर एडिशन के रूप में मिलेगा, एडिशन के रूप में मिलेगा आप लोगों को। तो मैं एक बार आप लोगों को ना बता देना चाहता हूँ कि इसकी जो फर्स्ट बुक आई थी द प्रिंसिपल्स करके केवल, जहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल्स हर्बर्ट स्पेंसर के दार्शनिक कार्यों को उल्लेख किया गया था, तो वह वर्ष था 1862 था। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, फर्स्ट प्रिंसिपल है ना, जहाँ पर इन्होंने जिक्र किया था।
इसके बारे में। और इसमें ये जानते हो क्या कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को वह सब करने की स्वतंत्रता है जो वह चाहता है, बशर्ते वह किसी अन्य व्यक्ति की समान स्वतंत्रता का उल्लंघन ना करे। मतलब एक पॉजिटिव बात करने वाला 1862 की किताब रही है ना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा इसके संबंध में। पहली किताब आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी करके सन 1985 वाला। अच्छा, 1985 की भी किताब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, 1885 का। यह आपको इस किताब में मैं 110% श्योर हूँ कि जब भी ये पेपर में आएगा तो आपको कॉमन सेंस का ही प्रयोग करना पड़ेगा। 1885 है तो 1862 नहीं होगा, ये बात तय है, ये बात तय है। इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। और द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी की किताब आई और वो उस प्रकाशन में जब हम बात करते हैं तो जिक्र होता है 1873 करीब। तो कई विद्वानों ने अलग अलग तरीके से किताबों को रिप्रेजेंट किया है, थोड़ा सा इसमें मतभेद है, लेकिन आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा 1885 का। लेकिन स्पेंसर की संरचना में बहुत स्पष्ट नहीं कर सके। सामाजिक संरचना शब्द को लेकर मतभेद, विभिन्न जो विद्वानों हैं उनमें मतभेद रहा है ना, उनमें मतभेद रहा है। लेकिन लगभग सभी इस बात से सहमत हैं कि सामाजिक संरचना का मतलब सामाजिक निरंतरता और पुनरावृत्ति से है, पुनरावृत्ति से है। तो पहले मैं एक यहाँ पे एक और बात बता देना चाहता हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा, और वो ये रहेगा आप सबके लिए इसके अंतर्गत कि एक किताब आती है सोशल स्टैटिक्स करके, सोशल स्टैटिक्स करके, सन 1851 हर्बर्ट स्पेंसर का, ये ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा। और द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी मैंने बता दिया है आपको, वो आप ध्यान रखिएगा। दूसरी किताब रहेगी आप सबके लिए इम्पोर्टेंट के रूप में, ठीक है, इम्पोर्टेंट रहेगी। और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी के रूप में अगर हम बात करते हैं, ये सेकंड एडिशन के रूप में, जैसे दास कैपिटल आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसी तरीके से इसका एडिशन का भी पार्ट रहा है। तो प्रिंसिपल्स वाली किताब में एक 1862, एक 1855 और एक 1873, ये फर्स्ट बुक है, ये सेकंड बुक है, ये थर्ड बुक है, ठीक है, ये थर्ड बुक है। और आपको जो मैंने अभी भी बताया है 1885, और ये आप मत सोचिएगा कि ये फोर्थ बुक है, फोर्थ मत कहिएगा, बट नाम इसको जरूर दीजिएगा द प्रिंसिपल ऑफ जो है साइकोलॉजी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना होगा इसके अंतर्गत, सोशियोलॉजी, ठीक है। हाँ जी सर, कुछ कह रहे हैं? फिर से क्लियर करिए इसको, बड़ी क्या लिखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल्स बुक है ये, सेकंड प्रिंसिपल्स बुक है, थर्ड प्रिंसिपल्स बुक है, सोशियोलॉजी के सिद्धांत है ये, ठीक है। बाकी द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी करके एक पुस्तक है सन 1885 की, जो आपकी यहाँ पर सिलेबस में मेंशन मैंने अभी आपके यहाँ पे किया है, 1885 वाला, ये वाली प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। एक बार स्पष्ट करिएगा प्लीज, यहाँ पर अगर क्लियर हो गया है जी। क्या बताना सर? सर बुक का नाम द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी का फर्स्ट एडिशन 1862 है, सेकंड 73 है और थर्ड जो 85 है। नहीं, थर्ड, सेकंड आपकी ये है 1855, थर्ड यहाँ पे लिखा है 1873, और ये केवल एडिशन के रूप में नाम ना रखिए इसको 1885 को, ये केवल आप रखिए इसका नाम कि ये द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी की किताब है ना। अगर बाय द वे अब आपको ये देखो किसी ऑप्शन मैच नहीं करेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही, आप अस्वस्थ रह जाइए यहाँ से, अपने दिमाग में हौस पौस मत करिए, है ना, अस्वस्थ हो जाइए, इस चीज़ को अलग नहीं होगा कोई भी चीज़, है ना। आगे देखिए प्लीज़, आगे बढ़िए। तो आगे अगर हम बात करते हैं तो कहा है कि प्रारंभिक रूप से स्ट्रक्चर शब्द अंग्रेजी भाषा से लिया गया है, जैसा कि आपको मालूम ही है। अर्थ है भवन की संरचना, बनावट से है। 16वीं शताब्दी में इसका अर्थ बदल गया था, किसी वस्तु के विभिन्न घटकों के बीच परस्पर संबंधों के संबंध में था। तो पेपर में ये सवाल नहीं आने वाला है आपको, है ना, कि भाई बताइए किस कंपोनेंट के अर्थों में है, किस चीज़ों के रूप में, इस तरीके से पेपर में सवाल आपके नहीं आने वाला है। सामाजिक संरचना ना, समाजशास्त्र में सामाजिक संरचना एक मूल अवधारणा है, एक बेसिक अवधारणा है, समझिए बात को। लंबे समय से सामाजिक संरचना की परिभाषा देने के अनेक प्रयत्न किए गए हैं,
परंतु अभी तक इसकी परिभाषा पर कोई सहमति नहीं हुई है। एक ही ऐसा विद्वान है जो हर्बर्ट स्पेंसर है, जो कहता है कि समाज की संरचना पर प्रकाश डालने वाला प्रथम विचारक, परंतु यही परिभाषाएं धीरे धीरे बदलती गई। हालांकि आपको बता दूं, दुर्खिम का भी नाम आता, लेकिन दुर्खिम असफल रहा है। दुर्खिम उतना एक्टिव नहीं रहा है इसकी परिभाषाओं को बताने में, सामाजिक संरचना में। लेकिन हाँ, समाज की संरचना को लेकर या समाज की प्रकारवाद के रूप में जब बात आती है, वहाँ पे हर्बर्ट स्पेंसर अगर नहीं है तो हमारा रुख जो जाता है वो एमिल दुर्खिम के पास ही जाता है। एमिल दुर्खिम के पास ही जाता है। तो एमिल दुर्खिम, तत्पश्चात टालकाट पार्सन्स। टालकाट पार्सन्स, ठीक है, क्लियर है। सामाजिक संरचना, देखो यहां आपको मीनिंग को समझना भाई, समझो तो सही बात को। अगर मैं आपसे कहूं सामाजिक संरचना क्या है, सामाजिक संरचना, जैसे में सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संरचना की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य प्रक्रिया दर्शाती है, और संस्थाएं व्यवहार की एकल प्रणाली के रूप में होती है। तो इस कंडीशन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये विभिन्न प्रकार के डेफिनेशन के रूप में देखने को मिलता है। तो सामाजिक संरचना की अवधारणा को समाजशास्त्र और मानव शास्त्र दोनों में एक महत्वपूर्ण अवधारणा माना जाता है। समाज निरंतर गतिमान होता है, और ये देखिए, समाज का निरंतर या सतत अनवरत गतिमान है, डायनेमिक है। बदलते सामाजिक परिवेश में सामाजिक संरचना, सामाजिक व्यवस्था समाज की दो ऐसी इकाइयां हैं जो मानव समाज को आकार देती हैं और उनकी नींव को मजबूत करती हैं। बात को समझिए, देखिए कहना का क्या मतलब है कि समाज ना निरंतर गति करता है, और कोई चीज़ अगर गति करेगी तो वो मॉडिफाई होती है, वो बदल सकती है। लेकिन हम बात कर रहे हैं गति के रूप में समाज को लेकर, तो यहाँ पे अगर मॉडिफाई हो रहा है तो उसका परिवेश बड़ा अहम भूमिका निभाता है। परिवेश का मतलब होता है वातावरण, उसका एटमॉस्फियर, है ना। अब देखिए, समाज गतिशील अगर नहीं होगा, अब देख रहे हैं आजकल पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, तो कहीं कहीं पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, परिवेश में सामाजिक संरचना एक अहम भूमिका निभाता है, और रीज़न भी कहीं ना कहीं परिवेश का ही भी निकालता है। बदलता है ना परिवेश, परिवेश बदलेगा तो जाहिर सी बात है सामाजिक संरचनाएं बदल जाएंगी। आप 10 साल बाद अपने गांव जाइए, देखिए वहां की संरचना बदल जाएगी कि नहीं बदल जाएगी, बताइए। जी रोड बन जाएंगे, पक्के मकान बन जाएंगे, है ना। संरचना है। आज भी अगर मैं बात करूं कि आप 6 महीने बाद जाइए गांव, देखिए किसी का मकान बनने लगा, किसी कुछ होने लगा, है ना, कहीं टावर लग गए, कहीं कुछ हो गए। तो ये सिस्टम, ये सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना और व्यवस्था को समझे बिना सामाजिक संबंधों को अन्योन्याश्रित निकटता, अलगाव, विघटन आदि का अध्ययन नहीं किया जा सकता है। देखो, सामाजिक संरचना और व्यवस्था को समझे बिना आप किसी के विघटन की प्रक्रिया, या कोई किसी पर आश्रित है या परस्पर निर्भर है या निकट है या अलगाव है इत्यादि का आप अध्ययन नहीं कर सकते। पहले आपको संरचना समझनी पड़ेगी। सिंपल बात है, अगर आप समाज की संरचना समझ पाएंगे तभी तो वहाँ पे अलगाव जान पाएंगे, संरचनाएं क्या है, फिर विघटन का रीज़न समझ सकते हैं कि अलगाव होने का रीज़न क्या है। और इसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्री साहित्य में किया है। बड़ा फेमस पर्सन है। 2-3 स्टेटमेंट मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट बताया है फैक्ट के रूप में, ये बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक संरचना में बड़ा ही सिंपल सी बात है कि सामाजिक संरचना किसी भी समग्र का वह भाग है जिसकी विभिन्न इकाइयां व्यवस्थित और व्यवस्थित होकर उस समग्र को आकार देती है। उदाहरण के तौर पर एक घर की संरचना में ईंट होगा, मोरम क्या बोलते हैं, मोरम बोलते हैं ना उसको, यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ। मोरम का मतलब होता है बालू वगैरह जिसको बोलते हैं, है ना, मोरम। फिर चूना, पत्थर आदि इकाइयों के एक परस्पर समावेशी और व्यवस्थित एक व्यवस्था होती है। एक घर बनाने के लिए, घर की संरचना में आप बताइए, ईंट लगेगा, सीमेंट लगेंगे, बालू लगेंगे, पानी लगेगा, चूना लगेगा, ये सब लगता है कि नहीं लगता, बताइए, एक मकान बनाने के लिए। तो आप कहते हो ना कि ये संरचनाएं बन रही हैं, ये संरचनाएं बन रही हैं। उसी तरीके से समाज में भी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हर एक व्यक्ति का एटमॉस्फेयर की ज़रूरत पड़ती है, व्यक्तियों का सकारात्मक व्यवहार की ज़रूरत पड़ती है, इत्यादि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसकी ज़रूरत पड़ती है समाज की संरचना के लिए, वरना समाज की संरचना ही नहीं बन पाएगी, है ना, स्ट्रक्चर्स हैं उसका।
कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषा दी है। कार्ल मैनहीम की परिभाषा है ये। कार्ल मैनहीम ने सामाजिक संरचना को अंतःक्रिया के रूप में रिप्रेजेंट किया है। अंतःक्रियाशील सामाजिक तत्वों का ताना बाना है। ताना बाना का मतलब जानते हो क्या होता है? नेटवर्क होता है ना, एक जाल होता है ताना बाना, जिसमें ना विचारने और पर्यवेक्षण ढंगों का विकास होता है। तो कहने का भाव क्या है? कार्ल मैनहीम का नाम, सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती है और सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसमें अवलोकन, चिंतन, विभिन्न प्रणालियों का जन्म होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में नाम हमें देखने को मिलता है किसका? तो मिलता है सामाजिक संरचना में कार्ल मैनहीम का नाम मिलता है। समाजशास्त्री विद्वान है कार्ल मैनहीम, और मैं चाहूँगा भी कि कार्ल मैनहीम का नाम बड़ा फेमस रहा है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और आप इसे याद भी रखें, है ना। कार्ल मैनहीम के बारे में अगर मैं आपसे 2-3 बातें करूं तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट बातों को लेकर आता है विद्वान, जैसे आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया करके, है ना, विचारधारा और यूटोपिया, विचारधारा और यूटोपिया, कार्ल मैनहीम का नाम आता है। सन 2000 में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट पर जिक्र किया था, विचार विमर्श किया था कार्ल मैनहीम महोदय ने। ठीक है, ये भूमिका इनके अंतर्गत आ जाएगी। तत्पश्चात डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, डायग्नोसिस ऑफ आवर टाइम, हमारे समय का निदान, हमारे समय का निदान, कार्ल मैनहीम का कॉन्सेप्ट है ये, सन 1943 का, 1943 का, है ना। तो इनके कई ऐसे विचार हैं कार्ल मैनहीम के जो अलग अलग चीज़ों में देखने को हमें मिलता है। नाम इनका पूरा है हेगेरियन समाजशास्त्री हैं, हेगेरियन समाजशास्त्री हैं जो कार्ल मैनहीम का नाम हमें देखने को मिलता है, और साथ ही ज्ञान के समाजशास्त्र के संस्थापक में से एक विद्वान ये माने भी जाते हैं, है ना, कार्ल मैनहीम। ठीक है, हमारे समय का निदान, डायग्नोसिस ऑवर टाइम, मैंने वास्तविकता की धारणा से जुड़ी हुई है। विचारधारा किससे जुड़ी हुई है? विचारधारा किससे जुड़ी हुई है बताइए? वास्तविकता की धारणा से। अगर आपसे सवाल आए कि वास्तविकता की धारणा से जुड़ी हुई विचारधारा है, निम्न में किस विद्वान ने ये बात कहा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कार्ल मैनहीम का नाम बेझिझक लगा दीजिए और आपका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए आगे हम पढ़ेंगे और विद्वानों के नाम। एक नाम आता है गिन्सबर्ग का। गिन्सबर्ग ने सामाजिक संरचना परस्पर एक संबंधित संस्था, कहने का मतलब यह है कि सामाजिक संरचना का संबंध ना सामाजिक गठन के प्रमुख रूप अर्थात समूह, संस्था, समिति के प्रकारों तथा उनके स्वरूपों में इसका निर्माण करता है। कहने का भाव ये है कि जो संरचना है वो संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान और साथी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों को विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है? सामाजिक संरचना कहलाती है। सॉरी, ये गिन्सबर्ग का नहीं होगा भाई, है ना, ये टालकाट पार्सन्स का होगा। सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्था, एजेंसी, प्रतिमानों पर बात करेंगे, साथ ही समूह के प्रत्येक सदस्य ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को दर्शाएंगे तो टालकाट पार्सन्स का आएगा। लेकिन जब बात हम करेंगे समूह, समिति, संस्थाओं के प्रकार पर बात, यहाँ पे प्रकार को कीवर्ड बनाइए, तब यहाँ पे गिन्सबर्ग का नाम आएगा। कीवर्ड को ध्यान रखिएगा। पद और कार्य की बात विशिष्टता के रूप में, तो पद और कार्य ग्रहण की विशिष्टता के रूप में पार्सन्स हो जाएंगे। समूह, समिति, संस्था, समुदाय की बात करेगा प्रकारों के रूप में निर्माण हो रहा, तो वो गिन्सबर्ग का नाम आएगा। तो टालकाट पार्सन्स और गिन्सबर्ग दोनों का नाम आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन का नाम आता है। इन्होंने कहा कि सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित होती है, नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की क्रमबद्धता को दर्शाती है। ये सामाजिक संरचना का पार्ट होता है। बात करेंगे उसकी विशेषताओं के बारे में, है ना, उसकी विशेषताओं। देखो अब पेपर में सवाल कैसे आएगा, आपके सामने पेपर में
ऑफलाइन में एक बुकलेट में किस तरीके से ये क्वेश्चंस वहाँ पे दिए रहेंगे, इस चीज़ को जानना अत्यंत आवश्यक है। अब समझिए, मैंने जो अभी पीछे परिभाषा बताया उसी पर मैं सवाल बना रहा हूँ, लेकिन अप्लाइड सवाल बनाऊंगा, कोई विद्वानों का आधारित पे प्रश्न नहीं बनाऊंगा। प्रश्न कहेगा कि सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संरचना की व्यवस्थित क्रमबद्धता को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य होती है, यस या नो में जवाब दीजिए। यस सर होती है। यस सर होती है। देखो, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो आप मुझे बताओगे तो मैं समझा पाऊंगा, अगर नहीं बताओगे तो मैं समझा नहीं। एक बार फिर से बोल दीजिए। हाँ, इसलिए आप बिल्कुल इसी तरीके से आप पूछिए, और जब पूछेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप शायद समझ रहे हैं। मैंने आपसे सवाल करा कि सामाजिक संस्थाएं, सवाल बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक संरचना की व्यवस्थित क्रमबद्धता को स्थिर रखने के लिए अनिवार्य होती है। बताइए, यस या नो? यस सर, होती है। यस सर। जिस हिसाब से अगर हम बात करते हैं इस परिभाषाओं पर, रेडक्लिफ ब्राउन, सामाजिक संरचना संस्था द्वारा परिभाषित होती है, नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों का एक क्रमबद्धता है। इसी परिभाषा को मैंने तोड़ के कुछ इस तरीके से बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये आपका स्टेटमेंट क्या बन जाता है, फिर करेक्ट हो जाता है। तो सवाल ऐसे ही देखिए, केवल आपको समझना जरूरी है ना, ये जानना जरूरी है। अब देखो, ये आप 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको वो चीज़ें बताई जाए और वही पेपर में आ जाए। यहाँ अप्लाइड आपके विचारों से रिलेट कराता है। क्यों सिराज जी, क्लास में हो अभी आप? बताइए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हाँ, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है ना। और इस बार सिराज से भी बड़ी उम्मीद है हमसे, है ना, हमें, तो इसलिए काफ़ी पॉजिटिव करेंगे सभी बच्चे, है ना। दूसरा एक चीज़ यहाँ पे ये देखो, मैंने बनाया है कथन, अब मैं कारण बनाऊंगा, इस चीज़ को समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा कि संस्थाएं व्यवहार की एकल प्रणाली है। अच्छा, अब जानना जरूरी है आपको, क्योंकि देखो अब यही समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको एकल प्रणाली नहीं पता है तो फिर तो दिक्कत करोगे क्वेश्चन में। क्या आप मुझे ये बात बता सकते हो कि संस्थाएं व्यवहार की एकल प्रणाली होती है? यस या नो में बताइएगा। बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। बिल्कुल संस्थागत व्यवहार जो होता है ये जानना जरूरी है। यहाँ पर अगर ये व्यवहार पता है ना, तो एकल तो मैंने आपको बनाया है, यहाँ पे ये तो मैंने बनाया है, संस्था व्यवहार बताना है। अब ये जानना जरूरी है, किसी भी ऐसे व्यवहार को संदर्भित कर सकता है संस्था व्यवहार जो संस्था के बाहर के लोगों की तुलना में किसी संस्थान के भीतर व्यक्तियों के बीच अधिक आम है। आम का मतलब एक जनरली है। उस कंडीशन में ये संस्थागत व्यवहार दर्शा देगा। आपको बता दूं, इरविन गॉफमैन ने कहा था कि टोटल इंस्टीट्यूट का सदस्य होने के परिणाम स्वरूप एक एग्जाम्पल दिया संस्था व्यवहार में कि एक जेल, एक मानसिक आश्रय और एक अनाथालय इत्यादि एक ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली एकल प्रणाली को लागू करती है। अगर आपने अपराध किया है तो इसका मतलब है कि आपने अपराध व्यवहार किया है, आपको जेल में डाला जाएगा, वही मॉडिफिकेशन होगा। मानसिक आश्रय वाले ऐसे व्यक्ति हैं जहां पे पुनर्वासित उनको किया जा रहा है, यानी वो एकल व्यवहार वाले वहां पर रिप्रेजेंट है, यानी एकल प्रणाली है। बिल्कुल करेक्ट बात है। अनाथालय है तो इसका मतलब एकल प्रणाली है वहां पे। हो सकता है भाई कि उनको वो बच्चे अपराधी के प्रवृत्ति में आ गए हो, तो हम एकल प्रणाली के माध्यम से उनमें परिवर्तन करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। अब परीक्षा में आपको इन्हीं चीज़ों को लेकर पूछा जाता है ना, इन्हीं चीज़ों को। तो जरूरी है इन सब चीज़ों को समझना, केवल समझना इंपॉर्टेंट है। समझेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा, तो इसलिए समझने का ही प्रयास करेंगे।
आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट देखिए, विशेषता, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विशेषता है। ये विशेषताओं से सवाल बड़े एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं एक बार आपसे ये भी विचार करना चाहूंगा कि सामाजिक संरचना एक अमूर्त और अस्पर्श घटना वस्तु है। सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अमूर्त का अर्थात है या अर्थ है कि जो मूर्त या साकार ना हो, जो निराकार या देहरहित या निर्वयन, अप्रत्यक्ष या सामाजिक संबंधों का आधार सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक प्रतिमान तय करते हैं, जो अमूर्त होते हैं। देखिए, अमूर्त तो एक सिंपल शब्दों में हम इस चीजों को समझ सकते हैं कि अमूर्त उसे कहा जाता है जिसको हम टच ना कर सके, जिसको हम छू ना सके, यानी है ना, जिसको हम फील कर ना सके। मैंने कहा कि भाई आपके माइंड में मैंने बता दिया कि आपको एक पेपर मिलेगा ऑफलाइन में, OMR शीट होगा और कुछ इस तरीके से बना होगा, है ना, कुछ इस तरीके से बना होगा। 1 2 लिखा होगा यहाँ पे ये क्वेश्चन, और यहाँ पर ABCD लिखा होगा, गोला बनाया गया होगा और आपको A वाले को गोला करना होगा। जैसे कि अब यहाँ आपके सामने OMR शीट नहीं है, इस समय OMR शीट नहीं है आपके सामने, लेकिन मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप लोग इस चीज़ को समझ पा रहे हो तो वो चीज़ें क्या है, ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे OMR शीट के बारे में, इसका मतलब है कि अमूर्त है। ये आप देख तो नहीं रहे हो ना, यहाँ पे बताइए, देख नहीं रहे हो ना? तो जो चीज़ें देख नहीं रहे हो, मैं विचार करके मैं आपको बता रही। जैसे मैंने कहा कि एप्पल, सेब के बारे में बता रहा हूँ, तो सेब अभी आप सुन रहे हो मेरे से, अमूर्त में। अब मैं आपको यहाँ पे जो सेब का नाम ले रहा हूँ ये अमूर्त है, आप उसे छू नहीं पा रहे हो, अभी छू नहीं रहे हो, स्पष्ट नहीं कर रहे हो उसको, क्लियर नहीं। तो जहाँ वो चीज़ें हम जिसको हम बेसिकली छू नहीं सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में जैसे देख, आप ऐसे भी कह सकते हो, देख भी नहीं सकते हैं, तो हम उसे अमूर्त का रोल देते हैं। निराकार का मतलब जानते हो क्या होता है? निराकार का मतलब जानते हैं क्या होता है? जिसका कोई आकार ना हो, जिसका कोई आकार ना हो, है कि नहीं? जल गया जी सर। जिसका कोई आकार ना हो, इस कंडीशन में ध्यान रखना है। देह रहित, देह रहित प्रक्रियाएं क्या होती हैं? देह रहित वही सर जिसकी देह ना हो, तो जिसका कोई आकार ना हो, यानी कि कोई संरचना उसकी ना हो, क्या? किसी किसी के शरीर से रहित। ओके ओके ओके, मतलब आपने कहा कि जो बिना शरीर या काया के हो, काया रहित हो, देह रहित हो, आकार का रूप से रहित हो, शरीर धारण ना करने वाला हो, अजन्मा हो, वो देह रहित है। उस कंडीशन में हमने उसको देह रहित का नाम रिलेट कराया। देखिए, यूजीसी नेट ना यही कहता है आपसे कि हम इनके शब्दों के बारे में जो है आपको फंसाएंगे, और यही काम करता है ये यही काम करता है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सवाल आपके सामने, जैसे आपको एक पॉइंट और आया, निर्वय। निर्वय का मतलब जानते हैं? निराकार है, अभाज्य है, जो बांटा ना जा सके, जो बांटा ना जा सके, उस कंडीशन में इसको कहा गया। अप्रत्यक्ष, जो बेसिकली हम आपके सामने है ही नहीं, हमने आपके बारे में विचार विमर्श किया, वो अप्रत्यक्ष है, इनडायरेक्ट है। तो इन्हीं सामाजिक संबंधों के आधार पर सामाजिक संस्थाएं सामाजिक प्रतिमान को तय करती है, जो अमूर्त होता है। तो सामाजिक संरचना मूर्त है या अमूर्त है? बताइए। अमूर्त, याद रखिएगा, मत, हाँ, अमूर्त है। दूसरा पॉइंट कहता है कि सामाजिक संरचना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनाई जाती है। बिल्कुल, देखो, सामाजिक संरचना ना अनेक उप संरचनाओं से मिलकर बनती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर उप संरचनाएं कौन कौन सी हैं, तो आप ये कह सकते हो कि भैया परिवार, नातेदार, संस्था, समिति, समूह आदि, इस प्रकार के अनेक संरचनाएं मिलकर सामाजिक संरचना का स्वरूप तय करती हैं। बेसिकली मैं आपको एक बात से यहाँ पे रूबरू करवाऊँगा, आने वाले टाइम में ही क्लास में ही जिक्र करूँगा, जैसे संस्थाओं के बारे में, आपको समितियों के बारे में, समुदायों के बारे में, तो वो चीज़ें आपको स्पष्ट हो जाएगी। तो जैसे समिति क्या होती है? परिवार भी है, कॉलेज भी है, व्यापार भी है, चर्च भी है, दल भी है, राज्य भी है, ये समिति है। अब विशेष संस्थाएं होती हैं कुछ उसके अंतर्गत, और संस्थाएं जैसे हो गई परिवार की। अगर मान लो परिवार समिति है तो परिवार की संस्था क्या बनेगा? विवाह बनेगा, संस्था विवाह बनेगी। घर क्या बनेगा? संस्था बनी जाएगी। कॉलेज अगर है तो परीक्षा प्रणाली क्या बनेगी? परीक्षा प्रणाली ना एक विशेष संस्था बनेगी, है ना। व्यापार संघ है, कलेक्टिव बार्गेनिंग बनेगा आपका, विशेष संस्थाएं।
ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको आगे आने वाली चीज़ें मिलेंगी। फिलहाल आप यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि उप संरचनाओं से मिलकर बनती है। उप संरचनाएं परिवार है, नातेदार है, संस्था है, समिति है, समूह है, इन सबको मिला दिया जाए तो सामाजिक संरचना बन जाएगी, समाज की संरचना बन जाएगी। मैंने अभी शुरुआत में भी बोला था, समाज के लोगों के द्वारा पॉजिटिव व्यवहार होना, पर्यावरण की भी भूमिका का होना, तो सामाजिक संरचना बनाती है। और सामाजिक संरचना से हमें समाज के बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। बिल्कुल आप जो व्यवहार कर रहे हैं उससे मैं सीख रहा हूँ, तो बाहरी स्वरूप का ज्ञान होता है। संरचना की इकाइयाँ परस्पर संबंधित होकर एक ढांचे का निर्माण करती है, एक स्ट्रक्चर बनाती है, परस्पर जो संबंध होते हैं। और हमें संरचना का स्वरूप का बोध होता है। बोध का मतलब होता है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ। और पॉइंट 4 कहता है कि जैसा कि सामाजिक संरचना के अर्थ में ऊपर कहा गया है कि सामाजिक संरचना इकाइयों की क्रमबद्धता होती है, बात सही है, इकाइयाँ क्रमबद्धता होती है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रमबद्धता जिस ऑप्शन में लिखा रहे 110% सही जाएगा, आपका सही जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्रमबद्धता, व्यवस्थितता। सामाजिक संरचना महज संयोज नहीं बल्कि विशिष्ट क्रम संरचना का स्वरूप निर्धारित करता है और एक क्रमबद्ध अभाव में संरचना कायम रही है। ठीक है, ये बातें बेसिकली देखने को मिलता है, ये विशेषताएं हैं। प्रत्येक समाज में संस्कृति भिन्न भिन्न होती है, बात सही है। संस्कृति निर्धारण करती है प्रतिमानों को भिन्नता। अब इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हो, जो आपको पता है, मैं उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। सामाजिक संरचना अस्थायी विशेषताओं से प्रभावित होती है। अब प्रत्येक समाज जो है संस्कृति अस्थायी परिवेश के अनुकूल परिणाम स्वरूप विकसित होता है, बात सही है। अगर आप प्रत्येक समाज जो है अपनी संस्कृति को लेकर विचार विमर्श करता है और अपने अनुकूल कार्य करता है, जिसके परिणाम स्वरूप हम देख सकते हैं कि सामाजिक संरचना का विकास हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप अलग अलग धर्म से हैं, अलग अलग संस्कृति से हैं, आप अपने धर्मों का आचार प्रचार करते हैं, अपने संस्कृति को भली भांति तरीके से निर्वाह करते हैं। उस कंडीशन में, उस दशा में ये एक सामाजिक संरचना का सकारात्मक दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। सामाजिक संरचना की एक विशिष्टता यह भी है कि अपेक्षाकृत अस्थायी होती है। ध्यान रखिएगा, सामाजिक संरचना अमूर्त होने के नाते जो है अस्थायी होगी, अस्थायी नहीं। सामाजिक संरचना फिक्स हो जाती है, इसलिए अस्थायी है, उसमें परिवर्तन। हाँ, लेकिन देखिए सामाजिक संरचना गतिशील है, ये बात तय है, क्योंकि निरंतर वो परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि वहाँ पे भूमिका परिवेश की होती है। और वो उस कंडीशन में भी आप यहाँ पे कह सकते हो कि अस्थायी है। तो सामाजिक संरचना की 3 बड़ी अहम बातें हैं। एक तो गतिशील है, तो बहुत बच्चे सोचते हैं अगर गतिशील है तो इसका मतलब अस्थायी जरूर होगी, नहीं, अस्थायी होगी। तीसरी बात आप ये ध्यान रखिएगा कि सामाजिक संरचना में गतिशील होने के नाते नाते जो धर्म की भूमिका भी है, जो संस्कृति की भूमिका भी है, वो भी परिवेश में अनुकूल भूमिका निभाती है, पॉजिटिव भूमिका निभाती है। एक कंडीशन ये, और एक कंडीशन ये कि अमूर्त और अस्पर्श घटना वस्तु है सामाजिक संरचना। महत्वपूर्ण बच्चे सर अस्थायी को एक बार समझा दीजिएगा सर, अस्थायी कैसे है सर? अच्छा, देखिए सामाजिक संरचना की एक विशेषता ये है कि यह एक अपेक्षाकृत अस्थायी होने का जो भूमिका दर्शाती है। जैसे सामाजिक संरचना की इकाइयाँ अथवा उनके अंग की अपनी एक संरचना होती है जो जीवित संरचना होती है और परिवार के साथ परिवर्तित भी होती रहती है। तो परिवार है, परिवार एक उप संरचना है, परिवार उप संरचना है ना। परिवार फिक्स है, अस्थाई है, विशेष संस्था है, और ये परिवार ही समाज की इकाई होने के नाते सामाजिक संरचना में अपनी भूमिका निभाएगी ही निभाएगी। ये नहीं कि परिवार बदल जाएगा, परिवार बढ़ सकता है, घट सकता है, इस परिप्रेक्ष्य में होगा। तो एक विशेषता के रूप में अगर परिवार है तो वो परिवार रहेगा, वो अस्थाई है। परिवार को आप हटा नहीं सकते हो कि परिवार को मैं हटा दूं और हटा के कोई अलग पॉइंट, अपराध, क्राइम, हिंसा, ऐसे जैसे शब्द को मैं वहां पर मेंशन कर दूं, तो अनुचित होगा। यह अस्थाई का पार्ट होगा। हिंसा हुआ, अपराधी हुआ, भाई होंगे, वहां पे बदलाव आ सकता है। परिवार में व्यवहार बदलाव कर सकते हैं। व्यवहार की बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक समिति की बात कर रहा हूं, एक विशेष संस्था की बात कर रहा हूं, क्योंकि साफ शब्दों में कहा है कि सामाजिक संस्था एक विशेष संस्था के रूप में आता है, एक उसकी उप संरचनाएं होती हैं। इस वजह से यहां पे मैं अस्थाई बोल रहा हूं। तो परिवार, मैं नाम वहां पे ले रहा हूं कि भूमिका किसकी है, वो भूमिका अस्थाई है, उसके स्ट्रक्चर्स के परिवर्तन में नहीं है, उसके परिवर्तन की प्रक्रिया में नहीं है, वो अलग पार्ट है।
बात समझ पा रहे हैं सिराज जी? बताइए बिल्कुल मैं सर, कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है। प्लीज अगर नहीं समझ में आए बताइए, मैं बताना चाहूंगा। क्लियर है? थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में बताइए सर। इजी लैंग्वेज में देखिए, मैंने कहा परिवार है, परिवार जानते हैं आप ये बात जानते हैं, परिवार जो है समाज की इकाई है, ये बात आपको पता है। अभी अभी मैंने ये भी कहा कि सामाजिक संरचना की कुछ उप संरचनाएं होती हैं, जैसे परिवार, नातेदारी वगैरह को मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे मैंने बताया था। अब देखिए, परिवार अपनी भूमिका निभाता है सामाजिक संरचना में, ये अस्थायी फिक्स है, ये तय है। परिवार को हम कहें कि परिवार सामाजिक संरचना में भूमिका नहीं निभाता, परिवार हटा दिया जाए, गलत है। परिवार बदल जाएगा, परिवार की जगह कुछ और आ जाएगा, ये कहना उचित नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जो उप संरचनाएं हैं ना, वो अस्थायी है, वो अस्थायी है सामाजिक संरचना में। हमें तो सामाजिक संरचना पढ़ना है। सामाजिक संरचना ना एक दूसरे से संबंधित भूमिका अदा करता है, कर्ताओं के बीच में ना संबंधों की व्यवस्था और प्रतिमान को अमूर्तिकार के द्वारा हम समाज को इस संरचना तक पहुंच बनाते हैं। और जब समाज की संरचना तक पहुंच बनाते हैं तो उसमें किसकी भूमिका थी? वो परिवार की थी। तो परिवार अस्थायी है, यहाँ पे अस्थायी के रूप में ये भूमिका बनेगी। बिल्कुल सर, अब समझ में आया सर। उप संरचना के आधार पर सर, हाँ, उप संरचना के आधार पर ही, क्योंकि सामाजिक संरचना तो है ही है, सामाजिक संरचना में और कोई पार्ट नहीं है, सामाजिक संरचना के ही उप संरचनाएं हैं, वो निभा रहे हैं अस्थायी, वो भूमिका निभा रहे हैं अस्थायी। सामाजिक प्रक्रियाएं सामाजिक संरचना के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। समाज में सहयोग, व्यवस्थापन, अनुकूल, जो है सात्मीकरण मतलब आत्मसात वाली प्रक्रिया, समायोजन वाली प्रक्रिया, प्रतिस्पर्धा जैसी अनेक प्रक्रियाएं चलती रहती है, और इन्हीं संरचनाओं को क्या करती है? प्रक्रियाओं में प्रभावित होती है ना। तो सामाजिक संरचना समाज में बाह्य व्यवहार को निर्देशित भी करती है, और उनके प्रकारात्मक और आंतरिक स्वरूप की अपेक्षा अधिक स्थिर होने के नाते आप ये भी कह सकते हो कि अनुकूल, व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा ये समाज का मदद करती है, सहयोग करती है। तो सामाजिक संरचना एक महत्वपूर्ण पक्षों पर भी बात करेगी, प्रतिस्पर्धा पर बात करेगी, अनुकूलन पर बात करेगी, सेटलमेंट पर बात करेगी, है ना, सहयोग पर बात करेगी। इस तरीके की चीज़ों पर सामाजिक संरचना की भूमिका बन जाती है। ठीक है, ये बात जो है हमें ध्यान में रखना होगा। सामाजिक संरचना के जो है स्तर होते हैं। स्तर मतलब लेवल होता है। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 2 स्तर बताए थे, प्रकारात्मक उप प्रणाली तथा संरचनात्मक उप प्रणाली का उल्लेख किया। प्रकारात्मक उप प्रणाली, संरचनात्मक उप प्रणाली, ठीक है, ये 2 सामाजिक संरचना के लेवल है। ये किसके हैं? जॉनसन महोदय के हैं। तो थोड़ा सा समझिए, प्रकारात्मक उप प्रणाली क्या है कि प्रत्येक समाज को अपने अस्तित्व को समस्याओं का निराकरण और आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है ना, और वे हैं प्रतिमानों को बनाए रखना और तनाव को दूर करना होता है, तनाव को दूर करना। इस कंडीशन में इसका नाम हमें देखने को मिल जाता है। अनुकूलन हो गया, उद्देश्य प्राप्ति हो गया, एकीकरण हो गया, इस तरीके के पार्ट जो है प्रकारात्मकता के रूप में भूमिका निभाई जाती है ना। तो ये प्रकारात्मकता होता है। प्रकारात्मकता का मतलब ये होता है किसी क्रिया को करने को लेकर। अब समाज में समस्याएं जो फैली हुई हैं, उन समस्याओं को दूर करना है। तो दूर करने का जो रीज़न है, जो तनाव को दूर कर रहे हैं आप, उस कंडीशन में प्रकारात्मक ये उप प्रणाली है। समस्या का निराकरण करना, उनकी आवश्यकता के आधार पर उनको जो भी नीड है उसको प्रोवाइड कराना, है ना, प्रतिमान को बनाए रखना, रूल रेगुलेशन, एथिक्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स यानी आचार संहिता को बनाए रखना, इस भूमिका को ही प्रकारात्मक उप प्रणाली कहेंगे, क्रिया को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में, है ना। तो प्रणालियां सामाजिकरण के द्वारा दिन प्रतिदिन के तनाव को दूर करना और उन्हें सामाजिक प्रतिमानों को बनाए रखने का कार्य करती है। ये भूमिका होती है। ये शिक्षण संस्थाएं हो गई, सामूहिक धार्मिक समूह हो गया, मनोरंजन के समूह हो गया, अस्पताल हो गया, अन्य स्वास्थ्य संगठन हो गए, समाज में तनाव को दूर करता है। ये प्रतिमानों को बनाए रखने का जो है योग देता है। तो इस क्रिया में हम इसको कहेंगे प्रकारात्मक उप प्रणाली है ये। लेकिन एक संरचनात्मक उप प्रणाली होती है ना, ये अमूर्त होती है, जबकि संरचनात्मक उप प्रणालियां मूर्त समूहों से बनी होती है। नातेदारी तंत्र, परिवार, गोत्र, वंश समूह से बना होता है। इसके अतिरिक्त चर्च,
शिक्षा प्रणाली आदि की संरचनात्मक उप प्रणालियाँ हैं, जो संरचनात्मक उप प्रणालियाँ मूर्त और वास्तविक होती है ना। तो आप ये कह सकते हो चर्च है, शिक्षा प्रणाली है, आदि जो है संरचना की उप प्रणालियाँ हैं। संरचना की उप प्रणालियाँ मूर्त होती हैं, दिखती है, वो रियल होती है। नातेदार हो गया, परिवार हो गया, तंत्र हो गया, गोत्र हो गया, वंश हो गया, समूह से बनाया गया है, हम उसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, उस पर हम कार्य कर सकते हैं, है ना। और जो कोई चीज़ क्रिया करने पर बेस्ड होता है वो आपकी अमूर्त होती है। जिसे अभी आपने प्रकारात्मक पढ़ा, तो प्रकारात्मक करने पर बल देता है, करने पर बल देता है, उस चीज़ में इसका नाम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ें बनेंगी। सामाजिक संरचना के, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इसको। कहीं कहीं टालकाट पार्सन्स का नाम आएगा, तो कहीं कहीं इसी के प्रकार में डॉक्टर DS बघेल की पुस्तक थी प्रसिद्ध समाजशास्त्र की टालकाट पार्सन ने सामाजिक संरचना को विभिन्न भागों में डिवाइड कर दिया था। और पार्सन्स ने यहाँ पर एक सामाजिक संरचना के पाए जाने वाले जो मूल्य थे, उन मूल्यों को इन्होंने 4 भागों में बांट दिया था। कितने भागों में बांटा था? 4 भाग। ये UGC नेट में आ चुका है। पहला था सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, दूसरा था विशिष्ट सामाजिक मूल्य, तीसरा था अर्जित सामाजिक मूल्य, चौथा था प्रदत्त सामाजिक मूल्य। ये 4 जो हैं इसके अंतर्गत भाग आते हैं। इन भागों को हमें ध्यान में रखना होगा। अच्छा, श्री टालकाट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रारूपों का उल्लेख किया है। आप इसे वर्गीकरण के रूप में भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मूल्यों के आधार पर आप ये बात ध्यान रखिएगा, मूल्य के ही टाइपों के बारे में दर्शाया है 4 प्रारूप। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि सार्वभौमिक अर्जित संरचना को लेकर, तो यह उन मूल्य प्रतिमानों का मिश्रण है, यह उन मूल्य प्रतिमानों का मिश्रण है जो नातेदारी, समुदाय, वर्ग, प्रजाति आदि का अधिकांश निर्मित सामाजिक संरचना के मूल्यों के कभी कभी विरोधी होते हैं। सार्वभौमिकता स्वयं किसी की उपलब्धि से स्वतंत्र सामान्यीकृत नियमों के आधार पर परिस्थिति निर्धारण का समर्थन करती है। तो समाज में गतिशीलता की कमी रूढ़िबद्धता बढ़ाती है। और अब सार्वभौमिकता को अर्जित मूल्यों से मिला दिया जाता है, तो सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान सामाजिक संरचना की उत्पत्ति होती है। तो सामाजिक मूल्य होता है जो सार्वभौमिक होता है, वे मूल्य सभी काल समाज में समान रूप से पाए जाते हैं, सभी व्यक्तियों पर सार्वभौमिक रूप से लागू भी होते हैं। कुशलता, क्षमता, बुद्धिमत्ता सार्वभौमिकता के गुण है जो सभी देशों और कालों के समान रूप से लागू होते हैं। तो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, जहाँ पर रिलेट होता है एक प्रकार से अर्जित संरचना को। जो चीज़ें हमने एक्वायर, कुशलता हमने अर्जित की, क्षमता हमने अर्जित की, बुद्धिमत्ता हमने अर्जित किया है, ठीक है, ये चीज़ें होती है। लेकिन यहाँ पे बुद्धिमत्ता की बजाय, बुद्धिमत्ता जो है ज्ञान से लिया गया है। बुद्धि, देखो मैं बताऊँ, बुद्धि 18 साल तक बढ़ती है। बुद्धि कितने साल तक बढ़ती है? 18 साल तक। अगर आप लोग 18 साल से ऊपर है तो आप लोग बोल भी देते हो ना कि भाई इनकी बुद्धि बढ़ी है। बुद्धि बढ़ती नहीं है, ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। ये बात ध्यान रखिएगा, बुद्धि नहीं बढ़ती, ज्ञान बढ़ता है। तो यहाँ बुद्धिमत्ता सार्वभौमिकता के गुण हैं जो सभी देशों और कालों के समान रूप से लागू होते हैं, मतलब उसको एक्वायर किया गया है, अर्जित किया गया। तो ज्ञान हमने अर्जित किया है, ज्ञान के आधार पे ही हम क्रिया विधि को करते हैं, एक्टिविटी को संचालित करते हैं। वही एक्टिविटी आपको डिसाइड करती है आप कितने बुद्धिमत्ता हैं या कितने बुद्धिमान हैं, ये चीज़ें दर्शाती है। सार्वभौमिक प्रदत्त की संरचनाएं हैं। टालकाट पार्सन महोदय ने दूसरे प्रकार में सामाजिक संरचना वह है जिसका निर्माण सार्वभौमिक प्रदत्त सामाजिक मूल्यों के आधार पर है। और इस प्रकार के संरचना जो होती है आदर्शात्मकता होती है। देखो, प्रदत्त है, ये एक अर्जित है, इसका मतलब हमने एक्वायर किया है। प्रदत्त है, इसका मतलब है कि हमने ये जन्मजात मिला होगा। ये बात से सहमत होंगे आप सभी लोग, मालूम होगा जी सर। तो मूल अभिमुखीकरण यानी ओरिएंटेशन यानी अनुकूलन के तत्वों पर आरोपण के तत्वों का प्रधानता होती है। सामाजिक संरचना में व्यक्ति के पद पर उसकी विभिन्न प्राप्तियों की अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है। अधिक बल इस बात पर होता है कि व्यक्ति क्या है,
और उसने क्या किया है। पद व्यक्ति के नहीं बल्कि समूह के प्रदत्त किया जाता है। व्यक्ति अपना पद अपने समूह से ही प्राप्त करता है। तो जब वह ग्रुप में बना है या समूह में है तो वहाँ उसे सार्वभौमिक प्रदत्त की संरचना मिली है। उसे सार्वभौमिक प्रदत्त की संरचना उसको मिली है। तो उस कंडीशन में इस चीज़ का नाम मिलता है। मैं आगे आप लोगों से एक बात करूँगा परिस्थिति के बारे में इसी यूनिट में ही। तो वहाँ आपको अर्जित और प्रदत्त स्पष्ट हो जाएगा विद एग्जाम्पल के साथ। परंतु यहाँ सामाजिक संरचना में है तो आप ये कह दीजिएगा यहाँ पे कि जो चीज़ें मिली हुई हैं पहले से अतीत से वो बेसिकली सार्वभौमिक प्रदत्त संरचना का पार्ट होगा। एक विशिष्ट अर्जित संरचना होती है। विशिष्ट अर्जित संरचना विशिष्टवाद के साथ मिश्रण होता है। ये अर्जित मूल्यों पर बल देने से अनुकूलन के सही प्रतिमान की अवधारणा का जन्म देता है, जो मानवीय उपलब्धि का परिणाम होते हैं और उसे निरंतर प्रयत्नों द्वारा ही स्थिर एक प्रकार से रखा जा सकता है, उसे रखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में दो टाइप की चीज़ें बेसिकली बनाई गई, एक विशिष्ट सामाजिक मूल्य और एक अर्जित सामाजिक मूल्य, है ना। यहाँ कहा गया है कि सामाजिक संरचना में पाया जाता है विशिष्ट सामाजिक मूल्य और अर्जित सामाजिक मूल्य। व पारलौकिक मूल्यों को अधिक महत्व दिया जाता है। पार्सन्स ने प्राचीन भारतीय सामाजिक संरचना को इसके अंतर्गत रखा। पार्सन्स का विचार है कि जहाँ भी इस प्रकार के सामाजिक संरचना पाई जाती है वहाँ गांव, वंश, परंपरा, परिवार आदि की महत्व भी होता है ना। और विशिष्ट प्रदत्त की संरचना, अब विशिष्ट प्रदत्त तो आप लोगों को पता है, आप लोग जानते हैं भली बात तरीके से। क्लियर है? एक बार स्पष्ट करिए, एक बार विशिष्ट। सर जो आप पढ़ा गए टाइप ऑफ सोशल स्ट्रक्चर में इसमें बताया कि पार्सन 4 बताए थे, सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और प्रदत्त सामाजिक मूल्य, ये प्रकार बताया था। और जो अभी ये बता रहे क्या ये मॉडल है क्या सोशल स्ट्रक्चर के? नहीं, उसी का है, वही है, वही प्रकार, वही मॉडल, वही वर्गीकरण इसी रूप में आता है। अच्छा, तो क्या तो जैसे आपने कहा सार्वभौमिक अर्जित और सार्वभौमिक प्रदत्त, यानी हम कहते हैं कि सार्वभौमिक और विशिष्ट दो चीजें हैं। तो सार्वभौमिक में अर्जित प्रतिमान है कि प्रदत्त प्रतिमान है? सुनिए, मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। आपको 2 बातें केवल याद रखनी है। 2 बातें कौन कौन सी? एक बातें याद रखनी है सार्वभौमिक और दूसरा याद रखना है विशिष्ट। क्या याद रखेंगे आप? एक याद रखेंगे सार्वभौमिक और एक याद रखेंगे विशिष्ट। अब इस सार्वभौमिक में 2 नाम आप ध्यान रखिएगा, सार्वभौमिक अर्जित और यहाँ क्या रखेंगे? प्रदत्त, है ना। सार्वभौमिक अर्जित, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। इस विशिष्ट में एक रखेंगे अर्जित और एक तरफ रखेंगे प्रदत्त, ठीक है, प्रतिमान। समझे आप? जी सर। अब इनमें है क्या क्या? ये सार्वभौमिकता के आधार पे होगा और ये विशेषता के आधार पे होगा। मैं आपको बता दूं, टालकाट पार्सन्स ने भारत और चीनी समाज की श्रेणी के प्रतिमानों को माना है विशेष अर्जित प्रतिमान। पेपर में सवाल बनता है, भारतीय और चीनी समाज, भारतीय व चीनी समाज पूछा जाता है किसके सामाजिक संरचना के उदाहरण हैं? तो विशिष्ट अर्जित प्रतिमान। शायद यही पेपर में आया था, पेपर में आ चुका है ये, बस यही था। और दूसरा आपका आएगा इसी के अंतर्गत, एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिल जाता है मैक्स वेबर का, कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना को जो चित्रित प्रस्तुत किया है, कन्फ्यूशियन, है ना, कन्फ्यूशियन चीनी सामाजिक संरचना को चित्रित प्रस्तुत किया है। विशिष्ट प्रदत्त में सामाजिक संरचना रक्त संबंध को अस्थायी समुदाय पर आधारित समूह पाए जाते हैं और नैतिकता में सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक माना जाता है। तो यहाँ पार्सन्स ने स्पेन की सामाजिक संरचना का श्रेणी के अंतर्गत रखा है, स्पेन की सामाजिक संरचना इसके अंतर्गत रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये
पॉइंट समाप्त होता है सामाजिक संरचना के अंतर्गत। अब हम लोग पढ़ेंगे संस्था के बारे में, और मैं चाहता हूं कि अभी क्लास जो है इसकी ऑफ कर दी जाए, हम लोग भी लंच वगैरह कर लें, है ना। और अभी क्लास यहाँ पे रोकी जाएगी, ठीक है। आपका सामाजिक संरचना हो गया फिनिश, और जो भी PDF वगैरह है मैं अभी आप लोगों को वो चीज़ें शेयर कर दूँगा, ठीक है। बता दीजिए एक बार भाई, आवाज़ वगैरह अगर क्लियर है तो बोल दीजिए। जी सर। जी सर अब क्लास शाम को होगी क्या? हाँ, लगभग मैंने 1.5 घंटे बोल दिया है ना, तो मुझे भी थोड़ी सी थकान सी लग रही है ना, थोड़ा सा आराम 2 कर घंटे। लीजिए, ठीक है। फिर हेलो उसके सर। MPPSC सर एक चीज पूछनी थी, जैसे आप अभी बता रहे थे पेपर किस मोड में आएगा, MPPSC का भी कुछ क्लियर है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा? अब उसका तो ऑफलाइन ही होता है ना MPPSC का पेपर को। नहीं सर, लास्ट ईयर 2017 में 18 में ऑनलाइन हुआ था MPPSC का। अच्छा, नहीं अभी ऐसा कुछ नहीं है, फिर एक बात देखते हैं, उसका भी चेक करते हैं, चेक करके बताते हैं, ठीक है। ऑफलाइन होगा सर, ऑफलाइन ही होगा उसमें, हाँ, PDF उसका में लिखा ऑफलाइन होगा। होगा, 90% मार्क्स लिए ऑफलाइन होगा। उससे फिलहाल मैं देख लेता हूँ, देख के फिर बाद आपको आश्वस्त करा दूंगा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। सर MP सर ये